स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। और सीधी सी बात है, आपको अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने एक टारगेट बनाया कि आपको जितने भी टाइप के नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं A to Z, ठीक है, सभी करा हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है उसके लिए कि जो मैं बोलूं आपको उस पर तो क्या करना पड़ेगा, फॉलो, उसे तो फॉलो करना पड़ेगा। आपको बस इतना काम करना है, जितने क्वेश्चन हर साल जिस टाइप के पूछे जाते हैं सब टाइप में बताऊंगा आपको, लेकिन आपको बस इतना कर लेना है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल क्वेश्चन जो 12 से आते हैं वो क्वेश्चन आपको रिवाइज कर लेने, और कहीं पे भी दिक्कत आती है तो वो क्या है, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट की वीडियो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बना के रखी हुई है, आप जाके चैनल पे और जाके देख सकते हैं। राइट, हम बात करेंगे कि नीट में हर साल इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के वो पूछता है, क्योंकि नीट का एक मेन पर्पस होता है कि जहां से वो क्वेश्चन पूछता है तो 80 से 90% उसी टॉपिक से इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, 20% पेपर को क्या कर देता है, वो इधर उधर हर साल करता है, लेकिन 80% में मानता हूं कि एक्यूरेट जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वहीं से पूछता है। तो यहाँ पे हम थ्योरी कोई नहीं करने वाले, हम करेंगे केवल डायरेक्टली। ठीक है ना। और जैसे कोई भी दिक्कत आती है किसी पॉइंट को समझने में, तो क्या है, मेरे चैनल पे जाके आप और कोई भी वीडियो देख सकते हैं उसी टॉपिक की। तो हम क्या स्टार्ट करने वाले, बिलियन को। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये तो नहीं करेंगे कि बिलियन की डेफिनेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस हमें क्या देखना है, हमें देखना है बिलियन क्या है। बिलियन, आपको पता है बिलियन में दो पार्ट होते हैं, विलय, विलय प्लस विलायक। राइट, विलायक, विलायक होते हैं, विलय और विलायक। आपको पता है मोस्टली क्या होता है, विलय मोस्टली कैसा होता है, सॉलिड होता है, और विलायक कैसा होता है, आपको पता है लिक्विड होता है। राइट, मोस्टली क्या होता है, ये सॉलिड होता है और ये लिक्विड होता है। मोस्टली, मोस्टली का मीन अधिकतर देखा होगा आपने कि ये क्या होगा, सॉलिड और ये लिक्विड। राइट, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा बस एक आइडिया होना चाहिए हमें। ऐसा भी हो सकता है, ये देखो, ये क्या हो सकता है, और ये हमारा लिक्विड भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला मोस्टली सॉलिड होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि लिक्विड नहीं होगा। मान लिया आपने क्या किया, आपने अल्कोहल मिला दिया पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो विलय भी क्या हुआ, लिक्विड, और विलायक भी क्या हुआ, लिक्विड। अगर आपने क्या किया, चीनी को मिला दिया पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो क्या हुआ, विलय क्या हुआ, सॉलिड, और विलायक क्या हुआ, लिक्विड। ठीक है, बस जनरल थोड़ा पता होना चाहिए हमें। अब हम पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कि कैसे कौन सा विलय है कौन सा विलायक है। ध्यान रखना, जो हमारे विलायक होते हैं, जो विलायक होते हैं ना, उनकी क्वांटिटी, विलय की जो क्वांटिटी होगी ना, ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी विलायक से। ये ध्यान रखना बस, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप ध्यान रखना कि विलय कौन सा होता है, इसकी क्वांटिटी, विलय की क्वांटिटी हमेशा कम होती है विलायक से। ठीक है, चाहे तो ये दोनों का एक किस फॉर्म में, विलय चाहे सॉलिड फॉर्म में चाहे लिक्विड फॉर्म में, फॉर्म कोई सी भी उसकी, ठीक है ना, लेकिन क्या होगा, ये हमेशा कम होगा। तो ये था जनरल सा जो हमें देखना। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट कहां से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे पहले मोलों की संख्या से। किससे, मोलों की संख्या से। ध्यान रखना कि मोलों की संख्या पहले निकालेंगे हम किसके, विलय के मोलों की संख्या। अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर विलय की मोलों की संख्या। विलय मोल संख्या, आपको पता है विलय के मोलों की संख्या किससे दिखाते हैं हम, स्मॉल एन से। और क्या होता है इसका, विलय, विलय का भार अपॉन अणु भार। राइट, ये आपने 12th में फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है, क्योंकि आपको पता है विलय के मोलों की संख्या, विलय देखो क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, लो है ना, तो इसके सभी जितने भी आप सिंबल दिखाएंगे वो क्या दिखाएंगे, स्मॉल दिखाएंगे। स्मॉल का मीन क्वांटिटी इसकी स्मॉल, तो इसके सिंबल भी क्या बनाएंगे आप, सब स्मॉल बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो गया, विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन से दिखा दी हमने, और विलय का ये क्या हो गया, विलय का भार स्मॉल डब्ल्यू और अणु भार। राइट, फिर उसके बाद क्या आता है, हम इसी तरह से निकालेंगे विलय के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बड़े डब्ल्यू को यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। कोई दिक्कत, तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा ये चैप्टर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या हुआ, विलय के मोलों की संख्या n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, और विलायक के मोलों की संख्या n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, बट डिफरेंट क्या है, इसके स्मॉल इसके कैपिटल। ठीक है ना। अब देखो स्टार्ट करेंगे हम मोलरता को। किसको, मोलरता को। अब आपको पता है मोलरता क्या होता है, मोलरता, पहला टॉपिक मोलरता, मोलरता, मोलरता। ठीक है, मोलरता से पहले एक चीज और समझ लो, मोलंस। क्या समझ लो, मोलंस। वैसे तो क्या होता है कि बिलियन में घटक दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जो दिए जाते हैं ओनली दो दिए जाते हैं। तो आपको किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है,
दो के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तीन भी हो सकते हैं, कभी कभी तीन हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा ना, होगा तो ऐसे ही, राइट। ध्यान रखना विलायक कितने होते हैं, विलायक हमेशा एक ही होता है, विलय चाहे कितने भी हो जाए। जैसे मान लो आप क्या है चाय बना रहे हैं, तो उसमें क्या डाल लें आप उसमें दूध भी डाल लें, चीनी भी डाल लें, कई सारी चीजें डाल लें ना, तो वो सब क्या होंगी, विलय होंगी। विलायक ओनली आपका वाटर पानी ही होगा, राइट। तो बात समझ आ गई ना। तो इससे पहले क्या है, आप मोलन सीख लो। क्या, मोलन्स। मोलन्स क्या होता है, देखो एक तो होता है विलय का, विलय का मोलन्स। यहां पे विलय का मोलन्स, विलय इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एन अपॉन एन प्लस एन। ये तो समझ रहे हो ना आप, इतनी इतनी छोटी चीजें नहीं बताऊंगा, सीधी सी बात है, ये 12th की चीजें आपको दिक्कत आती है, आप देख सकते हो वहां पे। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम निकालेंगे विलायक का। किसका निकालेंगे, विलायक का। तो विलायक में क्या होता है, एन अपॉन एन प्लस एन। ये तो बात समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं यहाँ पे वो चीजें कराऊंगा आपको जो नीट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। ये तो सिंपल सिंपल चीजें आपको पता भी है बस। तो क्या होगा, ये क्या है, हमारे विलय के मौलों की संख्या, और यहाँ पे सॉरी विलय के मौलिक संख्या नहीं, विलय का मोलंस, ये हो गया, और विलायक का मोलंस हमारा ये हो गया। ये आपको पता है, सामने लिख रखा है, ये क्या है, ये क्या है, विलायक के मौलिक संख्या, और ये विलय के मौलिक संख्या। अब उसके बाद आता है देखो मोलरता। अब हमें मोलरता देखनी है। मोलरता क्या होती है, एम इज इक्वल टू होता है एन अपॉन वी, ठीक है, एन अपॉन वी। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे कि 12th को भी आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर एक चीज नहीं बता सकता। अगर हर एक चीज बताऊंगा 12th की तरह, तो सीधी सी बात है क्या होगा, वीडियो इतनी लंबी हो जाएंगी, और सीधी सी बात है सिलेबस भी पूरा नहीं हो जाएगा। क्रैश कोर्स ही तो कराना, तो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं आपको नीट के अकॉर्डिंग बस। तो ये हो गया, ठीक है ना। एम इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन बी। फॉर्मूला कन्वर्ट आपसे करना, मेन फॉर्मूला हमारे पास यही है, मोलरता का फॉर्मूला क्या है, मेन यही है। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको मैंने सिखाया हुआ है। ये किसके लिए, लीटर के लिए, देखो लीटर के लिए है ना। अब क्या है, मेन फॉर्मूला ये हो गया, फॉर्मूला कन्वर्ट करके इसके कई सारे फॉर्मूला हम बना सकते हैं। जैसे क्या होगा, हम एन की वैल्यू अगर पुट कर दे, तो एन की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो एक न्यू फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम अपॉन वी। तो क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला नया, आपका न्यू फॉर्मूला जो होगा वो होगा स्मॉल डब्ल्यू एम वी एल, राइट। तो ये किसमें हमारे, किसमें चल रहे हैं ये सब, लीटर में। अगर इसको एमएल में करना है तो आपको पता है, देखो क्या है, जैसे 12th में करते हैं ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे देना, उससे करना आपको। ऐसा नहीं कि पहले मोलों की संख्या निकाल लो, भाग करके डिवाइड करके फिर रख रहे हो, फिर इतना लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस, ऐसे नहीं करना। मैं डायरेक्टली फॉर्मूले दे रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना, ओनली कुछ नहीं करना, ओनली कुछ नहीं करना। अगर वी एमएल में दे रखा है तो सीधी सी बात है, आपको 1000 से क्या कर देना, ओनली मल्टीप्लाई कर देना, राइट। यहाँ पे भी देखो सेम ऐसे ही होगा, अगर ये किसमें दे रखा है, एमएल में, तो आपके क्या कर देंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 1000 से। यहाँ पे देखो एक टॉपिक को पॉइंट को, टॉपिक को समझने की कोशिश करो। हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, ये देखो ऐसे ही करना है, इसलिए समझा रहे हैं उस टॉपिक को। हमें एक मेन फॉर्मूला एक ही याद करना है, उससे जितने भी फॉर्मूले कन्वर्ट होंगे वो आपको बनाने, राइट, आपको बनाने। एक फॉर्मूला मैंने बता दिया, इस तरह से आपको दूसरे फॉर्मूले जो है बनाने, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले याद करोगे तो दिक्कत आएगी। सी बात है, एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी कन्वर्ट करना सीख लो, आपको याद होंगे। तो ऐसे पता हो गया ना कि कैसे होते हैं। अब देखो यहाँ पे नीट में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है आपका सिंपल क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, मोलरता क्या होगा, ये क्या होगा, राइट, वो आप कर सकते हैं। देखो बहुत बहुत बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, कि यहाँ पे अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू एन अपॉन बी, एन अपॉन बी। ये कन्वर्टेशन तो समझ आ गया ना, ये कन्वर्टेशन आपको करना है, सीधी बात है। अब अगर 12th बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको पता है वहां पे क्या होता है, ओनली वैल्यू क्या करें, फाइंड आउट करें उससे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे पुट करने बात करता है। उसे सिखाने की जरूरत नहीं, उसे मैंने बता चुका हूँ बहुत बार। देखो ये होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बार उसने पूछा है, बहुत बार देखा मैंने, कि यहाँ पे कि मोलरता ताप पर डिपेंड करती है या नहीं। देखिए तो ये नीट लेवल का क्वेश्चन है, मोलरता क्या करती है, ताप पे डिपेंड करती है या नहीं। तो एक फॉर्मूला उससे आप डिफाइन कर सकते हैं किसी को भी, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी, पीबी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहाँ पे कोई भी दे रखा है, उसने जैसे घनत्व दे दिया और भी कुछ दे दिया, उसने पूछा कि ताप पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, इसी के लिए नहीं है, वो किसी को भी पूछे, आपको निकालना सिखा रही हूं मैं।
तो क्या करता है देखो, यहां पे आपको पता है कि ये डायरेक्टली, देखो हम जो जुड़े होते हैं इंसानों से वो दो तरह से जुड़े होते हैं, डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मीन्स क्या है, हमारे पापा, उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है हम, हमारे भाई बहन क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमारी मम्मी डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन हमारे चाचा, उनसे हम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो हमारे पापा के भाई है इसलिए हमारे चाचा है, तो क्या हुआ, उनसे इनडायरेक्टली कनेक्ट हुए। तो यहाँ पे इसी चीज को आपको देखना अच्छे से। यहाँ पे अगर मोलरता को देखें तो हम विलय के मोलर की संख्या से डायरेक्टली कनेक्टेड है और बिलियन के आयतन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये पॉइंट समझ आ गया ना। लेकिन ये क्या ताप पे, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस टॉपिक, इस तरह के टॉपिक से कि कोई भी दिया उसने, जैसे घनत्व दे दिया आपको, मोलरता दे दी, मोलरता दे दी, पूछा कौन सा इसमें से क्या है, ताप पे डिपेंड नहीं करता या ताप पे डिपेंड करता है, इस तरह से उसने क्वेश्चन पूछ लिया। आप कोई भी है टॉपिक ऐसे करना आपको। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, V से, और V किससे कनेक्टेड है, T से। देखो M किससे कनेक्टेड है, V से, और V किससे कनेक्टेड है, T से। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स M भी T से कनेक्टेड है। इसका मीन्स मोल, जो हमारी मोलरता होती है वो ताप से रिलेटिव होती है। बात क्लियर समझ आ गई, मोलरता किससे रिलेटिव होती है, ताप से। देखो यहाँ पे M क्या है, किससे कनेक्टेड हुआ, देखो M V से हुआ ना, और V किससे कनेक्टेड है, क्योंकि अगर ये इसको नीचे लोगे आप तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, नीचे, क्योंकि ये दोनों अनुपाती है। तो देखो क्या होगा, ये भी कनेक्टेड है ना इससे, तो सीधी सी बात है। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि M मोलरता हमारी कनेक्टेड है किससे, T से। लेकिन एक पॉइंट और निकल रहा है यहाँ पे, देखो कि हम अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मोलरता घटेगी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी मोलरता घटेगी। राइट, बात समझ आ गई ना, क्यों, क्योंकि व्युत्क्रमणपाती होता है। ये बात तुम्हें पता नहीं है कि अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भाप बनती है, बाष्प बनती है, बाष्प बनने से क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना। जहां तक भाप आ गई तो आयतन वहां तक हो गया उसका, तो बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है वो कभी कभी ऐसे पूछता है, उसने क्वेश्चन दिए थे इस तरह से, उसने दिया था कि निम्न में से कौन सा ताप पर डिपेंड नहीं करता, नहीं करता। तो अब आपको देखना है, देखो दूसरा, ये डिपेंड करता है ना ताप पे। अगर मैं घनत्व बोलूं, क्या बोलूं, घनत्व, तो ये होता है एम अपॉन वी। तो क्या ये ताप पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, करता है। देखो इसमें भी आता है, बी किस पे डिपेंड होता है, टी पे, तो ये भी करता है और ये भी करता है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्डली इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अगर घुमा फिरा के पूछेगा वो तो कैसे पूछता है, ये जो मैंने बताने की कोशिश की आपको, टेम्परेचर पे कौन सा डिपेंड है, कौन सा डिपेंड नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन वो यहाँ से पूछता है। बाकी क्वेश्चन कैसे पूछता है इस टॉपिक से आपको पता है, इजी क्वेश्चन पूछेगा, इजी का मीन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। ये टॉपिक समझ आ गया। तो इसमें कितने पॉइंट इंपोर्टेंट है, एक तो कनेक्टिविटी वाले, कौन से, कनेक्टिविटी वाले, और इससे जो क्वेश्चन पूछता है इस टाइप के, तो ये नॉर्मल है, या आप 12th बेस में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर इसके परसेंटेज वाले क्वेश्चन पूछता है, वो क्या पूछता है, परसेंटेज वाले। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो है वहां पे 12th बेस से आप करेंगे तो बहुत लॉन्ग पड़ता है आपको। सिंपल में जैसे परसेंटेज दी है, भार प्रतिशतता तो जानते हैं ना, कि भार प्रतिशतता दी है उसने, तो पूछा उसने, जैसे मान लो किस टाइप का क्वेश्चन देता है, जैसे भार प्रतिशतता दी है उसने कि 20% कितने भी परसेंट है, कि W/W ऐसे देता है ना, W/W, इसे कहते हैं सामर्थ्य, राइट। और क्या देता है वो, घनत्व देता है, क्या देता है, घनत्व। डी से भी दिखा देते हैं इसको और इससे भी दिखा देते हैं, दोनों में से किससे दिखा देते हैं, ये देता है। फिर क्या पूछता है वो, फिर पूछता है वो मोलरता बताइए, क्या बताइए इसकी, मोलरता बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो क्या है, 12th के अकॉर्डिंग करोगे बहुत टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें, डायरेक्टली एक फॉर्मूला है, यहाँ पे m इज इक्वल टू होगा, सामर्थ्य लिख दोगे यहाँ पे। सामर्थ्य का मीन्स परसेंटेज लिख दूं मैं, तो परसेंटेज तो समझ में आ जाएगा ना, जो भी यहाँ पे परसेंटेज दिए, राइट। फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे घनत्व से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज में, फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। और यहाँ पे क्या कर दोगे आप, यहाँ पे उसके अणुभार से मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है ना, क्योंकि आपको पता है 12th में कितने लॉन्ग था वो निकालते, ये निकालो बस, बस यहाँ पे डायरेक्टली करना है। यहाँ पे जो परसेंटेज दिए यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे जो उसका घनत्व है यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके क्या करो, अणुभार से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारा 12th से अलग, इसको नोट कर लेना। अब देखो क्या है, मोललता भी ऐसी होती है। मोललता में क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मोललता। मोललता
अब देखो मोलरता को स्मॉल m से दिखाते हैं, ठीक है ना। सिंपल है, इसका भी वही है कि मोलरता होती कैसे, m इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है विलय के मोलों की संख्या, तो इसमें भी होती है उसमें भी होती है, बस यहाँ पे क्या होता है विलायक का भार होता है। किसका भार होता है, विलायक का, और वो भी केजी में होता है, केजी में होता है ना। अब सीधी सी बात है केजी में होगा, तो यहाँ पे केजी में नहीं होगा तो फॉर्मूला कन्वर्ट करना मैंने बता दिया ना आपको। अगर यहाँ पे केजी में है तो ठीक है, अगर केजी में नहीं है तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करना है। एन इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता, आप इसका यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, दूसरा फॉर्मूला कन्वर्टेशन आपको पता ही है, एन की जगह क्या आ सकता है भाई, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, तो यहाँ पे रख दोगे आप इसकी वैल्यू को, तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू ऊपर होगा हमारा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू के जी। के जी में नहीं है, अगर ग्राम में तो सीधी सी बात है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, एम इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ग्राम, विलायक का भार 1000, राइट। ये सिंपल फॉर्मूले, सीधी सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्या है 12th में भी किए हुए। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा, आपको पता है कि यहाँ पे क्या करता है, फिजिकल केमिस्ट्री में कोई कोई क्वेश्चन पूछता है, मुझे तो मेरा तो ये मानना है कि फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स का पेपर क्या करता है, वो न्यूमेरिकली पूछता है, ठीक है ना। बाई चांस कोई क्वेश्चन पूछ लिया उसने थ्योरिकल, वो भी क्या इंपोर्टेंट पॉइंट से, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका आप बात करें टेम्परेचर वाले कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, भार पे। अब मैं देखो क्या है, भार टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है कि किसी चीज को 1 किलो चीज लिया हमने, थोड़ा गर्म कर दिया उसे, तो क्या ऐसा हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, नहीं होगी ना, या वो बढ़ जाएगी, नहीं ना। तो किसी भी वेट पे टेम्परेचर कोई भी असर नहीं पड़ता। यह हो सकता है कि वो लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 1 किलो की थी, गर्म किया तो क्या होगी 500 ग्राम की हो गई, वो ऐसा नहीं होता। तो ये यहाँ पे इसका वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो हम बोल सकते हैं मोलरता इज नॉट कनेक्टेड बाई टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं होती। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये मोलरता को अगर देखें तो ये टेम्परेचर से कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है ना। बस इतना टॉपिक आपको यहाँ पे करना है, बात समझ आ गई। तो हमने क्या देख लिया, मोलस, मोलस देख लिया, मोलरता देख ली, मोलरता देख ली। टॉपिक को समझते जा रहे हो, यहाँ से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, मोलरता से भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो, वरना यहाँ पे 2 एक कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, बाकी कुछ नहीं है, राइट। अब देखो क्या है, यहाँ पे तो समझ आ गया, और ध्यान रखना मोलन से जो क्वेश्चन पूछता है वो, देखो अब यहाँ पे क्या है, ये तो समझ आ गया ना, कनेक्टेड नहीं होती। ध्यान रखना वो अब तो हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ना, वो इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सीधी बात है, आपको ज्यादा डिफिकल्ट तैयारी करने का भी कोई फायदा नहीं है। और ध्यान रखना एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना, एग्जाम्पल, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल जितने भी दे रखे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको सब करने हैं, मोलरता का है चाहे नॉर्मलता का, किसी का भी है। तो ये 3 टॉपिक समझ आ गया ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम इसके बाद। अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई पॉइंट में दिक्कत नहीं है ना, और ध्यान रखना यहाँ से जो टॉपिक कराए हैं हमने वो इजी टॉपिक है, राइट, यहाँ से क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन अब जो टॉपिक कराने वाला हूँ वहां से नीट में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को उन्हें मैंने फास्टली रिवाइज क्यों कराया था मालूम है, इसलिए कराया था क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी नीट में नहीं होती। यहाँ पे देखो पहला करेंगे हम कौन सा, हेनरी का नियम। किसका नियम, हेनरी नियम। देखो यहाँ पे क्या होगा, हेनरी नियम है हमारा, राइट। उसने क्या बोला है, उसने बोला है किसी बिलियन में, बिलियन का मीन समझ रहे हो, जैसे मान लिया यहां पे देखो, यहां पे क्या किया हमने, यहां पे कई गैसें मिक्स कर दी, कई सारी गैसें क्या कर दी, मिक्स कर दी, और हमें क्या करना है, हमें इसका क्या निकालना है, इसका आंशिक दाब निकालना है किसी भी गैस का। मान लो यहाँ पे कोई सी भी गैस, ए गैस, बी गैस और सी गैस, 3 गैसें यहाँ पे मिक्सर कर दी हमने, बिलियन का मीन जानते हो, बिलियन बना दिया, इनका मिक्सर कर दी, 3 गैसों को मिक्सर कर दिया। अब हमें देखना है कि यहां पे किसका आंशिक दाब ज्यादा होगा। आंशिक दाब का तो मतलब समझ रहे हो, ये भी दाब लगाएगी, सीधी सी बात है, आपको पता है गैस क्या होती है, गैस उसके सरफेस पे, जिसमें वो बंद होती है उसके सरफेस पे क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, प्रेशर लगाती है ना, उसे क्या बोलते हैं, गैस का दाब। तो यहाँ पे क्या होगा, आंशिक दाब का मीन्स ये है कि इसने टोटल प्रेशर में
आंशिक दाब का मीन समझ लो पहले, क्योंकि 2-3 टॉपिक इसी से रिलेटिव है, आंशिक दाब से। अब यहाँ पे देखो, टोटल माना मैंने कि इसकी सरफेस पे टोटल सिलेंडर में भरी है ये गैसें, और टोटल इन्होंने प्रेशर कितना लगाया, 100 लगाया। कितना लगाया, 100 लगाया, 100 ATM। कितना, 100 ATM। तो मैंने पूछा कि ए गैस ने कितना प्रेशर लगाया, इस टोटल प्रेशर में ए गैस ने कितना प्रेशर लगाया, उसी को बोलेंगे ए का आंशिक दाब। बात समझ आ रही है? आंशिक दाब क्या होता है, टोटल प्रेशर में किसी गैस का दाब कितना है, कितना उसने पार्टिसिपेट किया है दाब में, उसे क्या बोलते हैं, उसका आंशिक दाब। बात समझ आ रही है? आंशिक दाब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे हेनरी ने बोला है कि किसी गैस का बिलियन में आंशिक दाब जो होता है उसके मोलों के अंश के बराबर होता है। मोलों के अंश, हेनरी ने ये बोला, देखो उसने बोला कि उसका आंशिक दाब जो होता है उसके मोल अंश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मोल अंश के अनुपाती होता है। मोल अंश का मीन्स समझ रहे हो आप, मोल अंश का मीन्स होता है कितने। अब एक बात बताइए, जितनी उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, क्वांटिटी का मीन्स जितने उसके अणु ज्यादा होंगे इतना उसका वेट ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे समझो इसे, इन टॉपिकों को अच्छे से समझना। यहाँ पे बात चल रही है किसकी, किसकी बात चल रही है, उसके मोल अंश की। किसकी बात चल रही है, मोल अंश की। मान लो किसी ए गैस का मोल अंश क्या कैसे निकालोगे आप, ए बी सी, 3 गैसें मिक्सर है यहाँ पे, तो हमें किसका निकालना है, ए का मोल अंश निकालना। तो आप क्या करोगे, ए के मोल ऊपर ले लोगे, बाकी टोटल के मोल क्या कर लोगे आप, नीचे ले लोगे। राइट है ना। देखो यहाँ पे इसके ए के ले लिए, बी के ले लिए एंड सी के ले लिए। समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। अब देखो इसका जो मोल अंश है वो किसके अनुपाती हुआ, इसके मोलों की संख्या के। अरे मोलों की संख्या क्या अनुपाती हुआ, हुआ ना। अब अगर इसे कन्वर्ट करना चाहो आपको तो क्या लिख सकते हो, इसकी जगह, इसकी जगह एन की जगह लिख सकते हो स्मॉल डब्ल्यू ए अपॉन स्मॉल एम ए। ठीक है ना। तो इसका मीन्स हमारा कनेक्टिविटी कनेक्शन ये निकला इससे। देखो यहाँ पे अब आपको क्लियर समझ आ जाएगा पक्का। यहाँ पे देखो, तो हेनरी ने क्या बोला, हेनरी ने बोला कि अगर इसका मोलंस ज्यादा होगा तो इसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। मान लिया कि इसका मोलंस क्या होगा, उसने बोला है कि अगर इस बिलियन में इसका मोलंस ज्यादा होगा तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब सोचो माइंड से, ठीक है। इन टॉपिकों को अच्छे से समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वो फास्टली मैंने इसलिए करा दिए थे, उनसे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे देखो तो क्या देखना हमें, प्रेशर। अब आप खुद सोचो कि प्रेशर, प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल अंश पे। ठीक है, ए का निकालने हैं, तो मान लो ए से ले लिया हमने, तो ए का ही हम आंशिक दाब निकाल रहे हैं और ए का ही क्या निकाल रहे हैं हम, मोल अंश। अब देखो क्या है, अब ए का मोल अंश किस पे डिपेंड करता है, इसके वेट पे। तो खुद आपको माइंड में आइडिया हो गया, अगर किसी गैस की मात्रा ज्यादा लोगे तो प्रेशर भी ज्यादा लगाएगी, किसी गैस की मात्रा क्या होगी, कम लोगे तो वो प्रेशर भी कम लगाएगी। तो इसका मीन्स क्या होता है, मोल अंश किसको बताता है, गैस के वेट को ही बता रहा है। क्या बता रहा है, गैस के वेट को, भार को ही तो बता रहा है कि कौन सी गैस ज्यादा है कौन सी गैस कम है। अब मान लो किसी का मोल अंश ज्यादा है तो उसका वेट क्या होगा, उसमें मिक्सर में ज्यादा होगा। किसी का क्या मोल अंश कम है तो मिक्सर में उसका वेट कम होगा। तो कनेक्ट हो गया ना, ठीक है ना। क्या, क्योंकि अगर खुद समझदार हो आप, मात्रा ज्यादा होगी तो उसके क्या होंगे, उसके अणु भी गैस के ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। वेट क्या होगा, उसका वेट भी ज्यादा होगा। जब वेट ज्यादा होगा तो सीधी बात है वो गैस प्रेशर भी ज्यादा लगाएगी। मान लो ए गैस को तो तुमने क्या ले लिया, 1000 ग्राम भर दिया इसमें, और बी गैस को भरा ओनली 100 ग्राम। तो बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा लगाएगी, ये ना, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, मात्रा ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा लगाएगी। अब यहाँ पे समझ लो इसकी मात्रा ज्यादा है तो मोलंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये बोला था हेनरी ने, शायद आपको समझ आ गया होगा। तो क्या होगा, ये हो गया ना। और आपको पता है कि किसी को क्या करने के लिए, किसी को बराबर का साइन करने के लिए, क्योंकि अनुपाती है, क्या लगाते हैं हम, कोई भी एक नितांक लगाते हैं और इसको बोलते हैं हम क्या, हेनरी नितांक। बात समझ आ गई, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है ना, सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पे ए सीने लगा दिया था क्योंकि ए से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। आप डायरेक्टली क्या कर दो, इसको रफ कर दो। बात समझ आ गई ना, किसी का भी ले सकते हैं हम, ये मैंने समझाने की बोला था। हेनरी का नियम हो गया, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना कि हेनरी या कोई लॉ है हमारा, अच्छा कोई भी, ठीक है ना, कोई भी नियम है अच्छा, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं कि इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता, क्वालिटीज मींस उन पॉइंटों को पढ़ना। अगर नीट में क्वेश्चन पूछेगा थ्योरिकल तो कहां से पूछेगा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से, ठीक है ना। हेनरी नियतांक है ना, ये हेनरी नियतांक है, इसके हेनरी नियतांक के जो पॉइंट लिख रखे हैं तो उनको आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना।
तो कहीं से करने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी से करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वहीं से बनता है। एक हो गया फर्स्ट रूल। अब देखो सेकंड रूल देखने वाले हैं। सेकंड रूल कौन सा देखेंगे हम देखेंगे राउल्ट का नियम। क्या देखेंगे? राउल्ट का नियम। अगर आप देखो तो राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम क्या होता है? सेम ही होता है। राउल्ट ने क्या बोला था? राउल्ट ने भी तो यही बोला था, राउल्ट ने भी यही बोला था, बस यहां पे देखो डिफरेंट आता है दोनों में। राउल्ट ने भी क्या बोला था? राउल्ट ने भी सेम यही बोला था कि अगर कोई मिक्सचर लिया आपने गैसों का, तो उसमें भी क्या होगा, उसका जो आंशिक दाब होगा उसके मोलर्स के क्या होता है? इक्वल ही होता है। ठीक है ना? इसे भी समझ लो। देखो सेम है यहाँ पे बना दूं मैं, ठीक है? राउल्ट के नियम को यहाँ पे समझा दूं आपको। बात तो समझ आ रही है ना? ध्यान रखना इन्हीं टॉपिक को आपको अच्छे से करना जहां जहां पे मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। जैसे हैनी नेतांक है, तो इसके बारे में दो एक पॉइंट दे रखे हैं, सी बात है, वहां पे उनको देख लेना है नेतांक के पॉइंट को, बस इसको देख लेना, ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पे मैं केवल ओनली दो गैसेस समझाऊंगा आपको, ठीक है? क्योंकि तीन से हो सकता है आपके माइंड में मिक्स होता है कि क्वेश्चन दो ही से पूछता है, दो ही वाला करना आपको। यहाँ पे क्या किया मैंने, दो गैसों को मिक्स कर दिया, ए एंड बी। बात समझ आ रही है? दो गैसों को मिक्स कर दिया ना। अब आपको पता है इसमें दोनों प्रेशर लगाएंगी, क्या लगाएंगे? दोनों प्रेशर लगाएंगी, तो ये भी क्या लगाएगी, इसमें प्रेशर लगाएगी, और ये भी बी भी क्या लगाएगी, प्रेशर, दोनों प्रेशर लगाएंगी। अब तुम्हें पता है जब ये मिक्सर में प्रेशर लगाती है तो क्या इसके प्रेशर को इस टाइम क्या बोलेंगे? आंशिक दाब। अरे अभी तो बताया था, अगर मिक्सर में प्रेशर लगा रही है, जैसे मान लो पांच, कोई भी पांच छह, ठीक है, पांच स्टूडेंट मैंने मान लिया उठाई मैंने यहाँ से, मैंने बोला बोर्ड पे प्रेशर लगाओ, बोर्ड पे प्रेशर लगाओ, तो उनका सबका अलग अलग प्रेशर को क्या बोलूंगा मैं? आंशिक दाब। मैं बोलूंगा इसका आंशिक दाब इतना है, इसका आंशिक दाब इतना है। बात समझ आ रही है ना? तो यहाँ पे लगा कुल प्रेशर में जो प्रेशर होगा उसका, जैसे मान लिया पांच बच्चों ने, अभी तो मैंने बताया था, यहाँ पे देखो पांच बच्चों ने क्या किया, पांच बच्चों ने 100 का 1000 का प्रेशर लगाया, ठीक है ना? अब एक बच्चे ने कितना लगाया, उसमें 10 का प्रेशर लगाया, तो उसका मोलेंस क्या, उसका जो आंशिक दाब है मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा इस बच्चे का आंशिक दाब जो है वो 10 एटीएम है, ठीक है ना? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम तो बस माइंड में इतना ध्यान रखना, अगर कोई गैस किसी बिलियन में प्रेशर लगाती है तो उस प्रेशर को उसका आंशिक दाब बोलते हैं। इतना तो याद रख सकते हो ना? अब देखो यहाँ पे, यहां समझ आ गया? अब जब ये मिक्सर में नहीं थी तब भी तो दाब लगाती है, तब भी दाब लगाती है ना, उसको बोलते हैं इसका शुद्ध अवस्था का दाब। मिश्रण वाले दाब को क्या बोलते हैं हम? मिक्सर वाले को आंशिक दाब। और जो अकेले शुद्ध का मतलब किसी के साथ मिक्सर नहीं है, ये अकेली है, तो उस टाइम प्रेशर लगाएगी तो क्या बोलोगे आप? शुद्ध अवस्था का दाब। तो हमारे पास एक गैस है जिसने मिक्सर में प्रेशर लगाया पीए, इसको बोलेंगे हम आंशिक दाब। एक गैस हमारे पास बी है, इसने मिक्सर में जो प्रेशर लगाया उसे बोलेंगे पीबी आंशिक दाब, ठीक है ना? अब जब ये अकेली थी, किसी के साथ मिक्सर नहीं थी, तो तब भी एक दाब लगाती है, उसको क्या बोलते हो आप? उसको बोलते हो उसका शुद्ध अवस्था में दाब। और इसका प्रेशर क्या है, ये शुद्ध अवस्था में दाब। दोनों पॉइंट क्लियर है? मिक्सर में कोई गैस लगाती है दाब तो उसको क्या बोलते हैं? उसका आंशिक दाब। जब अकेली होती है, किसी के साथ मिक्स नहीं होती, उस टाइम पे जो प्रेशर लगाती है उसको क्या बोलते हैं? उसका शुद्ध दाब। राउल्ट ने यही बोला था कि किसी गैस का मिक्सर में, किसी गैस का जो मिक्सर में उसका क्या होगा, क्या होगा, जो आंशिक दाब होगा वो उसकी क्या होगा, क्या होगा? सेम मोल अंश के अनुपाती होगा, जो हेनरी ने बताया था। तो राउल्ट ने भी यही बताया था कि किसी गैस, जैसे मान लो हम, हमारे पास क्या है, दो गैस है हमारे पास, कौन सी गैस है? ए एंड बी, ठीक है ना? और हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे मिक्स कर दिया ना इनको, तो हम क्या बोलेंगे? राउल्ट ने ये बताया था कि ए का जो क्या होगा, ए का जो आंशिक दाब होगा वो क्या होगा? ए के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है ना? क्या होगा? ए के मोल अंश के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है? इसको एन से दिखाओगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ आप, ठीक है ना? कंफ्यूज हो जाओ, कभी सोचो कि एन से तो उसे दिखाते हैं, तो जिससे मोल अंश दिखाते हैं ना उससे दिखाओ इसको। अब तो ठीक है ना? यहाँ पे तो ए का जो आंशिक दाब होगा क्या ए के मोल अंश के बराबर होगा। अब देखो है इन दोनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे इसने के का यूज किया, किसका यूज किया? के का यूज किया। और यहाँ पे इसने किसका यूज किया? इसने यूज किया इसके शुद्ध अवस्था में प्रेशर का। किसका यूज किया? यहाँ पे शुद्ध अवस्था में जो प्रेशर लगाता है इसका यूज किया। अब मुझे बताओ दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंट है? इसका मीन्स ये हुआ, यहाँ पे जो इसका शुद्ध अवस्था में दाब है ना, उसी को हेनरी ने हेनरी बोला है। अपना माइंड लगा के देखो, बात सही है ना? दोनों को कनेक्ट करो फॉर्मूलों को। यहाँ पे देखो ये आंशिक दाब, यहाँ पे भी आंशिक दाब, यहाँ पे मोल अंश, यहाँ पे भी मोल अंश, यहाँ पे के और यहाँ पे पी,
इसका मीन्स क्या है, यहाँ पे इसने क्या बोल दिया इसको, उसका शुद्ध अवस्था में प्रेशर, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, है नहीं नेताल, बात तो एक ही है। पॉइंट क्लियर है। ध्यान रखना, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उसने, इस टॉपिक से लास्ट ईयर नहीं, उससे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था, मैं बताऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब देखना है आपको क्या है, यहाँ पे देखना है, ये तो हो गया। अब बी का बदाब निकालोगे आप, बी का भी सेमी निकालोगे, बी का क्या निकालोगे, देखो सेमी है। इसी तरह से आप क्या करोगे, पी भी करोगे, अनुपाती क्या होगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर दोगे आप, सेम कर दोगे, और इसको क्या कर दोगे, पी वी नोट कर दोगे, एक्स पी कर दोगे, सिंपल। ठीक है ना, दिक्कत ही खत्म, राइट। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रूल्स हमारा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। किसका, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, आंशिक दाब का नियम, दाब का नियम। यहां पे समझना है इसको, इसका मॉडिफाई रूप है। आंशिक दाब का नियम का मीन्स होता है, डाल्टन ने बोला भाई हमारे पास क्या थी, देखो ये थी ना। अब यहां पे समझो अच्छे से, यहां पे ये दो गैसें इसमें भरी हुई हैं, कितनी गैसें भरी हुई हैं इसमें, दो गैसें भरी हुई है, ए एंड बी, बी। अब ए ने जो ए का जो इसके अंदर आंशिक दाब है वो कितना है, पी ए, और बी का जो आंशिक दाब है वो पी बी। तो डाल्टन ने ये बताया कि यहां पे जो इस मिक्सर का प्रेशर होगा वो इनके आंशिक दाब के प्रेशर के योग के बराबर होगा, है। ये तो सिंपल सी बात है। अगर दो बच्चों ने यहाँ पे प्रेशर लगाया, बोर्ड पे लगाया, तो मैं बोलूंगा कि बोर्ड पे लगा हुआ टोटल प्रेशर इन दोनों बच्चों के लगाए हुए प्रेशर के योग के बराबर है। सिंपल सी बात है ये तो। मान लें कि दो बच्चे बोर्ड पे प्रेशर लगा रहे हैं, एक ने भी 10, एक ने लगाया 20 लगाया, मैं बोलूं बोर्ड पे प्रेशर कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे, 10 + 20 = 30, ये तो बोलोगे ना। इसी तरह से यहाँ पे गैस की बात है, इसने भी प्रेशर लगाया, इसमें इसने भी प्रेशर लगाया। अब मैं पूछूं टोटल कितना प्रेशर लगा होगा, तो आप बोल दोगे इनको दोनों को जोड़ दो, तो क्या होगा, यही बोलता है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। क्योंकि यहाँ पे मैं थ्योरी नहीं कराऊंगा, थ्योरी कराऊंगा कितना टाइम हो जाएगा, लेकिन हर एक पॉइंट बताऊंगा जिस एंगल से नीट में पूछा जाता है, राइट। ये हो गया। तो क्या होगा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, अगर हम देखें तो कुल प्रेशर, ये क्या होगा, अगर नेट बुक में तो नहीं लिख रखा, अगर आप लिखना भी चाहते हैं कि पी नेट का मीन्स टोटल मिक्सर जो है हमारा बिलियन, उसका प्रेशर, तो क्या होगा, जितने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका आंशिक दाब का आप क्या कर दो, क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टेशन आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था। कन्वर्टेशन पे हमेशा फोकस इसलिए देता हूं ताकि आप एक फॉर्मूला करके अगले फॉर्मूले खुद से बना पाओ, ठीक है ना। इससे नेक्स्ट फॉर्मूला देखो कैसे बनाओगे आप। ये अभी मैंने मोलरता का बनवाया था ना, मोलरता का बनवाया था, मैंने बोला था एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको आप याद करेंगे, बाकी को याद नहीं करेंगे, बाकी को कन्वर्ट कर लेंगे, दिक्कत कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे आपको पता है ये किसके बराबर है और ये किसके इक्वल है, जो जिसके इक्वल होता है उसकी जगह उसको लिख सकते हैं ना, लिख दो भाई, यहां पे लिख दिया, लिखे। अब देखो पी के बराबर क्या आ जाएगा, यहां पे पी ए नॉट और प्लस पी बी नॉट, ये आ गया ना। अब बताओ कोई दिक्कत, सेमी तो है, सेम है ना। अब आप देखो यहां पे कुछ और भी तो लिख सकते हो आप, अगर इसका आप क्या निकालो, मोलेंस निकालो, ए का मोलेंस निकालो यहाँ पे बिलियन में, तो ए का मोलेंस क्या आगा, देखो यहाँ पे ए के मोल कितने ले लिया आपने, एन ए, और बी के मोल कितने ले लिया आपने, एन बी। अब मैं पूछू एक एन बी, मैं पूछू ए का मोलेंस निकालो, आप क्या निकालो, ए का मोलेंस, तो क्या करोगे आप, ऐसे ही तो बोल दोगे कि हम क्या करेंगे, ए के मोलेंस में ए के मोल ऊपर ले लेंगे और टोटल मोल नीचे ले लेंगे। बताओ मुझे, अरे ये तो करोगे। अब मैं पूछू बी का भी निकालो, तो आप कहेंगे बी का भी निकाल देंगे हम, सीधी बात है, बस चेंज क्या करना, ऊपर बी के लेने, टोटल नीचे लेने, एन ए प्लस एन बी। कोई दिक्कत, को डाउट, ये तो सिंपल सी बात है। मोलेंस सबसे पहले क्या सीखा था आपने, मोलेंस ही तो सीखा था। ध्यान रखना, एक फॉर्मूला दूसरे से कनेक्ट होता है, पहला वाला अच्छा होगा तो फॉर्मूला दूसरा भी क्लियर होगा, तीसरा भी क्लियर होगा, क्यों, देखो बार बार उन्हीं से बनेंगे पिछले फॉर्मूलों से। बात समझ आ गई, अरे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधी सी बात है, आपको ये पता है, सीधी सी बात है, जिसका मोल से निकालते हैं उसके मोल नीचे ले लो, टोटल नीचे ले लो। ऊपर किसके मोल लेने हैं,
जिसका मोलेंस निकालते हैं, रख सकते हो आप, देखो अच्छी खास समझदार हो आप। पी नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा ना, शुद्ध अवस्था में इसका दाब, इससे क्या मल्टीप्लाई करोगे, इसके किसके मोलेंस लिख दोगे, ए का मोलेंस क्या निकाला था अभी आपने, ये निकाला था देखो, Na और Na बी प्लस पी नॉट वी इंटू एन वी और एन ए प्लस एन वी। इस फॉर्मूले से उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, इससे लास्ट ईयर नहीं, उससे लास्ट ईयर, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट पूछा था। क्या किया था उसने, ए के मोल दे रखे थे, बी के मोल दे रखे थे, प्रेशर दे रखा था, बोला था कि बताइए फाइंड आउट करके। तो मैंने बोला था यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि ये समझने वाले टॉपिक है और आपको पता है नीट में क्वेश्चन तो इजी आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि नीट का पेपर वही क्वालिफाई करेगा बच्चा जिसने समझ के माइंड से पढ़ा हो, ठीक है ना। तो ये तीनों फॉर्मूले क्या इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है, इसलिए इस पर फोकस करके ज्यादा क्वेश्चन करने हैं आपको। अब देखो यहां तक समझ आ गया ना, ध्यान रखना, देखो मैं क्या करा रही हूं, मैं आपका करा रही हूं फास्टली रिवाइज, फास्टली रिवीजन, एकदम फास्टली रिवीजन होगा उस कॉन्सेप्ट के। आप क्या करेंगे, जैसे मैं बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्सेप्ट के क्या करेंगे आप, क्वेश्चन कर लेंगे, सिंपल, ठीक है ना, ठीक है, डाउट भी खत्म हो जाएंगे। हाँ ये होता है, जो इसमें जनरली डाउट चलते हैं बच्चों को, मैं क्लियरिटी कराता जाऊंगा, उससे भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज और यूज करते हैं हम, यहाँ पे जो मैंने किया था, क्योंकि हमें पता है, देखो उसको और समझ लो आप, यहाँ पे फिर करेंगे हम अणुसंख्यक गुणधर्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अभी कराने वाला। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास दो का मोलंस है, ए का मोलंस, ठीक है, और हमारे पास बी का मोलंस है, 50 का भी मोलंस है ना, 1000 का भी मोलंस है ना, अगर योग करोगे तो 1 आएगा, ये ध्यान रखना। योग अगर करोगे आप तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटर में दोनों निकालते हैं ना आप, है मोस्टली बच्चे सोचते हैं इससे 1 करके क्या, थोड़ा सा पता नहीं क्या डाउट पड़ता है उन्हें, तो मैंने बताया वहीं पे भी था। लेकिन क्या कर सकते हो आप, एक का अगर एक का डिफाइन कर लिया आपने, तो बी का आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो ना, 1 माइनस एक्स से। अरे नहीं निकाल सकते, बिल्कुल सिंपल निकाल सकते हो ना। तो हमें मान लो कि हमारा एक्स का कितना आया, एक्स ए आया, एक्स नहीं ए, ठीक है, तो एक्स, मैं बोलने में मुझे फैसिलिटी रहती है, मैं एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे इसका आया हमारे पास 0.6 आया, कितना आया 0.6, हमें बी का एक दो फाइन कर देंगे, देखो हम बी का फाइन कर देंगे, 1 माइनस 0.6, तो आपको बताए कितना आ जाएगा, 0.4। तो देखो ये जल्दी हो जाता है ऐसे, बस एक का डिफाइन करना, दूसरे करना। इसे मैंने इसलिए बताया कि कभी कभी नीट के एग्जाम में ऐसा करता है वो, देखो मैं आपको सॉल्व करा तो फिर बताऊंगा देखो कैसा करता है, तो आपको कैसा करना। यहाँ पे क्या हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, सॉल्यूशन का जो प्रेशर निकला था, तो वो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आया था, याद करो, ऐसा कुछ आया था ना, ऐसा कुछ था जो हमने फाइनली निकाला था ना फाइनली, ऐसा कुछ था कि नहीं था ना। क्या हम यहां से एक को रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, बताओ मुझे, किसी एक को रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं नहीं। मैंने माना कि हमने x की जगह, x b की जगह इतने को कर दिया, क्या कर दिया हमने, इसकी जगह इसको कर दिया, रख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, यहां से रिमूव कर दिया किसको, एक्स बी को। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हम इसे रिमूव थोड़ी कर रहे हैं, हम एक्स बी को रिमूव कर रहे हैं, तो एक्स बी की जगह क्या रख रहे हैं हम, देखो 1 माइनस के एक्स ए, और एक्स यहाँ पे पी भी है, पी वी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो क्या होगा, पी नॉट ए। आगे का प्रोसेस तो सीधी बात है, कैलकुलेटिव है, करना चाहे करते हैं, वरना इसी से आंसर निकल जाएगा, इनसे करके बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप दोनों से, क्या होगा, पी नॉट बी माइनस के एक्स ए और पी नॉट बी। कोई डाउट, कोई दिक्कत, ठीक है ना, ये हो गया। अरे बताओ मुझे, कोई डाउट थोड़ी है। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों से क्या कर सकते हैं हम, कुछ कॉमन आता है ना, कॉमन आता है, क्या कॉमन है दिख रहा है इसमें आपको, एक्स है। तो यहाँ से क्या करो आप, इन दोनों को पास लेकर एक्स से कॉमन ले लो, क्या ले लो, एक्स से कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा आपको पता है, पी ए नॉट, और यहाँ पे क्या बचेगा,
माइनस के पी वी नॉट इंटू हमारे पास बचेगा पी पी वी नॉट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब देखो ये कब यूज होता है हमारा फॉर्मूला, हमारे पास मान लिया कि प्रेशर दोनों के, प्रेशर क्या है दोनों के, हमारे पास क्या है, क्या किसी मोलेंस किसी एक का है, हम यूज कर सकते हैं। देखो दूसरे के मोलेंस की जरूरत ही नहीं पड़ रही, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, ये यूज कर सकते हैं ना, यूज कर सकते हैं ना, एक का मोलेंस लेके हम फॉर्मूला दोनों का प्रेशर लेके हम सॉल्व कर देंगे। देखो कर देंगे नहीं कर देंगे, की कंडीशन। इसी तरह से क्या होगा, अगर बी का निकालोगे तब भी निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको पता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहां पे ए आया वहां पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो एक ही जगह क्या आ जाएगा सब में, सोचो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारा ए, तो बी को यहाँ पे रिमूव किया है ना हमें, तो सीधी सी बात है हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, बी में। कर सकते हैं ना, ये तो तुम कर ही लोगे, सीधी सी बात है, सेम ही है। ध्यान रखना ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, हम एक, अगर हमारे पास एक भी है, एक का मोलेंस है, तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे, अब आता है क्वेश्चन हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म पे। अणुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं आपको पता है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या होता है, बास दाब का, अपनमन, और क्वथनांक का, उन्नयन, हिमांक का, अवनमन और पराशर दाब, 4 होते हैं ना, ये पढ़ाए थे आपको। तो यहाँ पे जस्ट रिवाइज करना और समझना वहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब देखो यहाँ पे पहला पराशर दाब, पराशर दाब तो आपको पता है सिंपल है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसी फॉर्मूले से निकालने वाले हैं हम। तो पराशरण दाब, यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन पराशरण दाब से इंपोर्टेंट नीट में पूछा जाता है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, पराशरण दाब, सीधी सी बात है, थ्योरी तो नहीं करेंगे। अब एक बात बताओ, नीट का एग्जाम दे लो तो उसी लेवल से आपने 12th में भी पढ़ाई की होगी ना, की होगी ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 12th नीट का एग्जाम देना तो अच्छे से पढ़ता है बच्चा। अब वहां पे क्या इंटरचेंज करना है, जो इंटरचेंज करना है उसमें वो मैं सिखा रही हूँ आपको, कि चेंज कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पराशर दाब से क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, या तो समझ आ गया, ठीक है। पराशर दाब से क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, पराशर दाब का फॉर्मूला आपको पता है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो इसी से बनाएंगे, एन आर टी, ये होता है ना। अब यहाँ पे क्या पराशर दाब निकाला, तो एक तो फॉर्मूला आपके पास ये हो गया, पी इज इक्वल टू वी को इधर लेके जाओगे आप तो एन अपॉन वी हो जाएगा इंटू आर टी हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, ये तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, सिंपल, ये सी बात है। आपको एक चीज आनी चाहिए अच्छे से, एन अपॉन वी क्या होता है, मोलरता होती है ना, मोलरता। मैंने बोला था कन्वर्टेशन आना चाहिए फॉर्मूला, फिर तो क्वेश्चन को कोई भी पूछ ले आप छोड़ेंगे नहीं, सीधी बात है। कन्वर्टेशन हमें पता है, एन अपॉन बी क्या होता है, मोलरता होता है, तो इसका पराशर दाब क्या होगा, पी इज इक्वल टू एम, यहाँ पे आर टी था, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि एन तो हमने ऊपर ले लिया ना, यहाँ पे एम आर टी क्या हो गया, एम आर टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पे एक चीज देखो आप, कि यहां पे वांट ऑफ गुणांक का यूज भी करते हैं। किसका यूज करते हैं, वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक मैंने देखा, सी बात है, वांट ऑफ गुणांक कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक संख्या ऐसे तो नहीं पूछता वो, या तो क्या करेगा वो अणुओं को तोड़ने पे पूछता है, तोड़ने पे पूछता है। देखो वांट ऑफ गुणांक ज्यादा तो जरूरत नहीं पड़ती, मैंने खुद देखा, देखो जितने क्वेश्चन उसने किए बिल्कुल इजी वाले देता है। बस ये तो है एसओ के लिए आता है, ये ऐसे सॉल्यूशन के लिए आता है, सॉल्यूशन नहीं सॉरी, कि ये माने अब यहाँ पे पहले एक चीज बताऊं आपको, कि अणुसंख्यक गुणधर्म निकालते किसका है, आप बताओ मुझे। अणुसंख्यक गुणधर्म आपको पता है, अगर सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन बनाएंगे आप, तो बास दाब क्या होता है, बास दाब का अपनमन होता है ना, पराशर दाब का मीन्स होगा, जैसे मान लो पराशर दाब, देखो यहां से समझो, इसमें क्या होगा, कोई घुला होगा, घुला होगा ना, उसका आयतन भी होगा, तो क्या सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको, कि ऐसे का सॉल्यूशन भी हो सकता है कि वो और ज्यादा टूट जाए, घुलने से पहले, इसका मीन्स ये होगा कि पहले उसकी कंडीशन कुछ और थी, घुलने के बाद कंडीशन कुछ और हो जाए। नहीं समझ आया, देखो यहाँ पे मान लिया हमारा ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, अब ये घोलोगे तब भी यही रहेगा, क्या रहेगा, यही रहेगा ना, कुछ चेंज हुआ नहीं, हुआ ना, नहीं हुआ ना, देखो यहाँ पे। लेकिन आपने H2SO4, इसको जब बोलोगे आप तो 2H और SO4 -2, इसके कितने पार्ट हो गए, 3, 3 ही हो गए। अरे कितने थे, पहले एक था ये, अब कितने बन गए, 2 ये एक और एक ये, 3 बन गए, 3 बन गए ना।
तो ये जो फॉर्मूला आता है वन टॉप विथआउट वन टॉप गुणांक, वो इनके लिए आता है जो घोलने के बाद टूटते नहीं है, जैसे ग्लूकोज, जैसे यूरिया, ये किनके लिए आता है? इनके लिए आता है। बात समझ में आ गई? इनके लिए आता है जो टूटते नहीं है। ग्लूकोज टूटता है कोई? नहीं टूटता ना, ऐसे ही रहता है, क्योंकि तुम्हें पता है ग्लूकोज ये क्या है? मोनोसैकेराइड है। क्या है ये? मोनोसैकेराइड। और आपको पता है मोनोसैकेराइड वह शर्कराएं होती है जो सबसे छोटी होती है, ये और ज्यादा अधिक टूट नहीं सकती। ये तो पढ़ाया था ना आपको, यहाँ पे देखो, ये नहीं टूट सकती। अब देखो वांटो पूर्णांक कैसे निकालते हैं, सिंपल सा एक आइडिया बताता हूं। यहाँ पे वियोजन के बाद, वियोजन जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, वैसे नहीं पूछता, वैसे तो पता नहीं क्या अणुभार ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, वैसे कर दो, लेकिन पूछा जो जाता है वो यहाँ से टॉपिक पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? वियोजन, वियोजन के पश्चात, के पश्चात, पश्चात। तो आपको पता है वियोजन के पश्चात यहाँ पे आयन ही बनते हैं ना, आयन, आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, इसी का यूज होगा। देखो इसी से पेपर हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं आएगी। और वियोजन के पूर्व का मतलब समझ रहे हो? पूर्व, आयन, आयनों, आयन भी हो सकते हैं या आयन नहीं हो सकते, अणुओं की संख्या होगी, क्योंकि अणुओं, अणुओं की संख्या। देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो आप, पूर्व का मतलब होता है पहले, और पश्चात का मतलब होता है बाद, और वियोजन का मतलब होता है टूटना। टूटने से पहले वो आपको ये चेक करना है, देखो अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या आपको देखना कि टूटने से पहले कितने अणु थे या आयन थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट बस यही पूछा जाता है, अणु से वो ऐसे तोड़ता है, बस ज्यादा आपको इंटरफेयर करना नहीं, ज्यादा माइंड ही नहीं लगाना है। क्या करता है वो? ऐसे करता है, अणु देता है, आयन में तोड़ देता है, इस टाइप का क्वेश्चन देता है। तो आपको तो ये देखना है कि ये पहले क्या था, बस आपको ये देख लेना है कि टूटने से पहले कितने अणु थे इसके, और टूटने के बाद कितने आयन बन गए, बात खत्म बस। अब देखो ये बात समझ आ गई ना, ये बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे अगर हम निकालें किसके लिए वन टॉप गुणांक, ग्लूकोज के लिए, तो देखो टूटने से पहले भी एक ही था, टूटने के बाद भी कितना था? एक ही था। तो ऊपर भी वन, नीचे भी वन, तो क्या आएगा? वन, वन आएगा ना। तो आपको बता, वन लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन इससे अलग जो टूटते हैं, अब हम निकालें किसके लिए? ये तो हमारा ग्लूकोज के लिए हो गया, स्मॉल में जी बना रही हूं मैं, और ये निकालेंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए। किसके लिए? सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए। अब देखो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या क्या होगा, टूटने के बाद कितने हैं? तीन, और पहले कितना था? एक ही अणु था, वन, तो इसके लिए कितना आया? तीन। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, कैसा? बिल्कुल इतना सिंपल क्वेश्चन, इसके लिए आई का मान, वन टॉप गुणांक का मान कितना होगा? तीन। ध्यान रखना, क्योंकि वहां पे ये नहीं है कि हार्ड ही पूछेगा, क्या पूछेगा? वो कॉन्सेप्ट पूछेगा, सीधी सी बात है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। क्या दिया था उसने, क्या दिए थे? ऐसे अणु दिए थे और पूछा था कि वन टॉप गुणांक का मान बताइए। बताओ सिंपल कितना है? तीन आता है इसका आंसर। तो वन टॉप गुणांक कितना, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधी बात है, इसी से हो जाता है। बस ये याद होना चाहिए टूटने से पहले क्या था, टूटने के बाद कितने बन गए, ठीक है ना। अब देखो इसका मैं कराता हूँ आपको, मैंने बोला ना जितने इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे वो सब कराऊंगा, बताऊंगा अभी कहां से क्वेश्चन पूछता है वो, उन पर फोकस करना आपको। ये आ गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब देखो हमारा मेनली फॉर्मूला होता है वन टॉप गुणांक के टर्म्स में, कौन से टर्म्स में? वन टॉप, अब समझेंगे आप, देखो MRT हमारा रियल फॉर्मूला ये होता है, ये होता है। लेकिन हम इनके लिए यहां पे क्या लगा देते हैं, देखो क्या लगा देते हैं, अरे इतना तो जानते हो, वन नहीं लगा दोगे इनके लिए, जो नहीं टूटेंगे वन लगा दोगे तो उनके लिए फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। अब शायद पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अब तो पॉइंट क्लियर हो गया ना। क्यों? क्योंकि इनके लिए फॉर्मूला इसलिए आता है, रियल में आपको तो ये वाला याद करना है। ये कर लिया आपने, कर लिया। अब क्या होगा, जब ये कर लिया आपने तो आपको बताए वन वालों के लिए आप वन कर रखे ये यूज कर लोगे, और जो नहीं है उनके लिए, जो टूटेंगे उनके लिए। बात क्लियर है ना। अब देखो यहां से हम देखेंगे कि इससे क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सीधी बात है, एक टाइप का क्वेश्चन आपको पता चल गया, सिंपल पूछा जाता है बाल्टम गुणांक से, ये हो गया। दूसरा क्या है, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला किसके लिए आता है, वो भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है ये कि यहाँ पे दो, उसने क्या लिए, दो सॉल्यूशन लिए, 2 बिलियन लिए, क्या लिए? 2 बिलियन लिए, राइट। 2 बिलियन लिए, और उसने बोला कि इसकी मोलरता कितनी है? M1 है, और इसकी मोलरता M2 है, ठीक है।
कुछ भी बोला उसने, बहरहाल ऐसा कुछ दिया उसने, राइट। उसने बोल दिया इनके पराशरण दाब समान है, तो क्या है, इसका माना P1 है और इसका P2 है, लेकिन उसने क्या बोला, दोनों समान है, तो इसका भी क्या मान लिया हमने, P1 P2 उसने दे दिया कि समान है। अब टेम्परेचर उसने बोल दिया कि दोनों के समान है, तो इसका भी कितना है, T है और इसका भी T है, T है। बात समझ में आ रही है ना। उसने पूछा कि अब आप ये बताइए कि दूसरे वाले के विलय के मोल क्या होंगे। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करना है, समझो आप। यहां पे दे दिया उसने, दे दिया ना, हमारा ये कुछ और बोला हुआ है उसमें, इसमें तो उसने बोला दोनों विलयन समपरासनी है। कैसे है ये, सम, सॉरी यहाँ पे क्या है, समपरासनी, सम परा समपरासनी विलयन है। समपरासनी विलयन का मीन्स इनके परासरण दाब सेम है, तो दोनों के परासरण दाब निकाल दो आप। P1 बराबर क्या होगा, M1RT, यही होगा ना। P2 क्या होगा, P2 इज इक्वल टू होगा M2RT। अब उसने क्या बोला, परासरण दाब दोनों के समान है, तो आपको पता है परासरण दाब समान है, तो क्या कर दोगे आप, P1 बराबर P2 हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला समान है। फिर क्या कर दोगे, दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे, तो क्या होगा M1RT और यहाँ पे क्या होगा M2RT। अब तुम्हें पता है इससे T से T गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, M1 इज इक्वल टू M2। सबसे पहली बात तो ये क्लियर होती है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक और बनता है नीट में, ऐसी तो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है पॉइंटों से, उन्हीं पॉइंटों से पूछ लेगा वो। घर आके आप सोचोगे भाई ये तो इतना इजी है। तो इसीलिए देखो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होता है कि अगर 2 बिलियन है, 2 बिलियन है और उनके क्या ताप समान है और पराशरण दाब समान है, तो उनका उनकी मोलरता भी क्या आएगी, देखो आ गई ना। देखो टेम्परेचर दोनों के समान थे और इनके दाब दोनों के समान थे, तो मोलरता भी क्या आई उनकी समान। तो पहला पॉइंट यही क्लियर हुआ कि अगर उनके ताप और दाब समान है तो मोलरता भी समान होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसे ऐसे पॉइंट कुछ भी पूछ सकता है, वो छोटे छोटे पॉइंट भी पूछ सकता है, इसलिए हम क्लियरिटी से पढ़ रहे हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो क्या है, उसने फिर पहला क्वेश्चन यहां से बन गया, पूछ लिया उसने। दूसरा क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि पहले वाले की मान लिया उसने क्या, अब इसे कन्वर्ट करो। देखो अब क्वेश्चन कहां से पूछेगा, पहला क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है ना। अगर एक की मोलरता दी दूसरे की बता सकते हो ना। उसने बोला पहले वाले की मोलरता कितनी है, 1 m है, तो दूसरे की मैं बताओ कि मुझे बताओ कितनी होगी। अरे बनी होगी ना, दोनों की सेम आ रही है, बनी होगी। अब देखो यहाँ पे, अब लगा दीजिए आप इसका फॉर्मूला, क्या होगा N1 और यहाँ पे क्या आएगा, याद है ना V1, और यहाँ पे क्या होगा N2 और V2। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लगा दीजिए आप, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। W1 अपॉन काय में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता है कन्वर्टेशन मैंने बताया था, M1 इंटू V1, और यहाँ पे क्या होगा W2 M2 इंटू V2। ये फॉर्मूला बना आपके पास। अब यहाँ पे कुछ भी वो दे सकता है, इससे कुछ भी निकलवा सकता है, समझ आएगा। मान लिया उसने पहले वाले का जो विलय है उसमें उसका भार भी दे दिया, उसका अणुभार भी दे दिया, उसका आयतन भी दे दिया। दूसरे वाले का भी उसने क्या दे दिया, अणुभार दे दिया, आयतन दे दिया, और क्या निकलवा दिया उसने, दूसरे वाले का भार निकलवा लिया। तो बता दोगे ना, ये तो आपसे अच्छे से आता है। अगर कोई आपके पास फॉर्मूला है तो आपको पता है, बाकी वो देगा, तो जिससे निकालना निकाल सकते हो। ये तो सीखा आपने। अरे ये थोड़ा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो बन गया उससे, लेकिन क्या है, अरे ये भी तो यही है, गुलाम का नियम पढ़ते हो क्या करते हो आप, Q1 Q2/R²। ये तो क्या इससे कुछ अलग दिख रहा है, ये भी तो ऐसे ही है। अरे इसकी इसकी भी कितनी साइड है, देखो 1 साइड 2 साइड, इसकी भी क्या है 1 साइड 2 साइड। इसकी ये बात अलग है कि इसकी दोनों साइड में ज्यादा ज्यादा है, इसकी एक साइड में ज्यादा एक साइड में कम है। आपको इससे क्या मतलब, आपने निकाले थे ना, आपको तो बस ऐसा करना है, आपको सिखा रखा मैंने अच्छे से, क्या जिससे निकालना है उसको एक साइड रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ, वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। समझ आ गया इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे पूछेगा, कुछ भी दे सकता है इस फॉर्मूले को। फाइनली आपको इस पे फोकस करना है, कुछ भी दे कुछ भी नहीं दे आपसे निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अगर बताइए, मैंने एक पॉइंट और बोल दिया, अगर मैंने बोला, उसने बोला कि समपराशनी विलयन है, समपराशनी विलयन है, उनकी मोलरता भी समान है, तो बताइए टेम्परेचर कैसे होंगे उनके। आपको बताए अगर ये क्या हो जाए, ये सैम हो जाए, आर तो नितांक होता है तो सैम होता है, तो टीवी क्या हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी पढ़ लें आप, उसे इस माइंड से पढ़ें जैसे मैं पढ़ा रही हूँ कि पॉइंट क्या पूछ सकता है वो, कहाँ पे क्या पॉइंट है, आपको रटना नहीं पड़े। वहां पे फॉर्मूला देखे, देखो हर पॉइंट करा रहे हैं उन्होंने,
अब जब आप पढ़ेंगे तो इसी माइंड से पढ़ेंगे, हाँ ऐसे भी पूछ सकता है इस फॉर्मूले को, ऐसे भी पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोला था, अब सोचो खुद से आप कि क्या है, उसने क्या बोला आपके समपराशनी बोला, तो P1 बराबर क्या होगा, P2 होगा, P2 होगा ना। उसने क्या बोल दिया, मोलरताएं भी समान है इनकी, समान है ना, तो आपको पता है आर तो नियतांक है, ये तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, अब जब आप लगाएंगे यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2, तो क्या होगा M1 और क्या होगा R T1। टेम्परेचर देखना है ना कि टेम्परेचर क्या होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे। T1 इज इक्वल टू M2 और यहाँ पे क्या होगा R T2। अब आपको पता है ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये R तो सेम रहता ही है, तो देखो क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू T2, सेम आ गया। तो ऐसा वो इंटरफेयर कर दूंगा। शायद आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, पहला समझ आ गया ना टॉपिक, ठीक है ना। अब इसको नोट करो। अब देखो ये टॉपिक समझ आ गए, इसके 3 टॉपिक और इंपॉर्टेंट बचे, ठीक है। कितने टॉपिक, 3 टॉपिक। एक टॉपिक हमारा कौन सा है, बाज दाब का अवनमन, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि बाज दाब का अवनमन है, तो मैंने यहाँ पे फास्टली बता दिया कि बाज दाब का अवनमन ये होता है कि जब किसी विलायक में हम ऐसा विलय बोलते हैं जो अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब जो भाप नहीं बन सकता गर्म करने से, तो उसका वाष्प का दाब जो है वो कम हो जाता है। अब तुम्हें दिक्कत आ रही है कि यार कैसे हुआ ये, तो क्या करो, उसी के लिए मैंने बोला है कि उसी के लिए सब मैंने एक पॉइंट समझा रखा है, आप जाओ 12th वाली वीडियो पे देख लो उसको। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं बता नहीं सकता इतना डिटेल में, हाँ ये जरूर बताऊंगा कि क्या है ये। अब क्या है, अब एक चीज और ध्यान रखना कि वो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा। उसने क्या कर दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए। उसमें क्या है, क्वथनांक का उन्नयन दे दिया, हिमांक का अवनमन दे दिया और बाजदाब का अवनमन दे दिया, और दूसरे दे दिया मोलरता, और पूछा कौन सा इसमें से अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो मोलरता। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, ठीक है। ध्यान, चारों पता होने चाहिए कौन कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है, वो पूछ सकता है कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। अब देखो आगे, यहाँ पे बाजदाब का क्या है, बाष्प दाब का अवनमन, अब नमन। अब नमन देखो, बाजदाब का मीन्स, बाजदाब का मीन्स क्या होता है, जब आप किसी चीज को गर्म करते हो भाप निकलती है ना, तो सिंपल भाषा में आप हम भाप बोलते हैं उसको, और केमिस्ट्री की भाषा में उसे बाष्प बोलते हैं। तो आपको पता है ना, जब खाना बनाते हैं तो क्या होता है, जब ज्यादा प्रेशर भाप बन जाती है तो प्लेट ऊपर उठ जाती है उसकी, तो क्या है वो, किसका दाब है, भाप का दाब। सिंपल भाषा में वैसे बाष्प का दाब होता है। बाजदाब तो समझ आ गया। बाजदाब क्या होता है, ये भाप का दाब। जैसे भाप वाला, आपको पता है भाप का इंजन चला था पहले, अरे ट्रेन नहीं थी भाप वाली वो, तो प्रेशर, भाप का प्रेशर से ही चल रही थी वो, तो भाप का दाब या बाष्प का दाब था। अवनमन का मीन्स होता है घटना, क्या होता है, घटना। यहाँ पे फास्टली समझ लो, देखो क्या है कि यहाँ पे होता कुछ ऐसा है, जैसे मान लो प्योर यहाँ पे कोई भी अपना विलायक है, कोई भी क्या है यहाँ पे विलायक है, शुद्ध विलायक है प्योर, ठीक है। प्योर विलायक है, मान लिया हम, आपको पता है H2O से अच्छा विलायक है नहीं, ये तो सबसे अच्छा यूनिवर्सल विलायक है, ये हो गया। तो इसका बाजदाब क्या था, बाजदाब हमने माना इसका पी नोट है, कितना है, पी नोट है। अब इसमें हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन में हमने इसमें एक आवासशील घोल दिया। आवासशील का मीन समझ लो जो भाप नहीं बन सकता, जैसा रेत है, रेत है ना, रेत को अगर गर्म करोगे पानी में डाल के, क्या उड़ जाएगी वो, नहीं उड़ सकती ना, तो ऐसे को कहते हैं आवासशील। तो हमने क्या किया, रेत डाल दिया मान लो इसमें, आवासशील डाल दिया, क्या डाल दिया, आवासशील, कुछ भी डाल सकते हैं, आवासशील जो भी है आपको पता है। पत्थर डाल दिया तो क्या पत्थर उड़ जाएगा बन के, भाप नहीं बनेगा ना, ऐसे। तो आवासशील डाला तो क्या होगा, अब तुम्हें पता है अगर कोई घोल दिया, कुछ भी घोला आपने, चाहे बाष्पशील घोला चाहे आवासशील घोला, बन तो बिलियन ही गया ना। बाष्पशील घोलोगे तब भी क्या बोलोगे, बिलियन। लेकिन कैसा होगा बिलियन, यहाँ पे क्या होगा, विस्मांगी बन जाएगा बस। आपको पता है ना समांगी विस्मांगी, तो क्या होगा, विस्मांगी बन जाएगा। लेकिन आपको पता है कि विस्मांगी को विलियन नहीं कहते हैं, लेकिन लेकिन आप मिक्सर तो कह सकते हो ना उसको भी, तो मिक्सर बन जाएगा, सीधी बात है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपने बना दिया, घोल दिया इसको, घोलने के बाद इसका प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम होता है, वो मैंने डिटेल आपको 12th में पढ़ाई थी, और जिससे दिक्कत आती है वो उसे वीडियो को जाकर देख सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कम हो गया, तो कम हो गया तो माना है हम इसे, माना हमने कि पीएस है। पी नॉट का मीन्स प्योर अवस्था में, प्योर कंडीशन में किसका, विलायक का बाजदाब।
पी एस का मीन्स एज फॉर सोल्यूशन, इसका मीन्स जब आपने अबास्पिन घोल दिया तो उस कंडीशन में क्या है इसका बाजदाब। तो ये क्या है, ये विलायक का बाजदाब है और ये विलयन का बाजदाब है। हमेशा होता है ऑलवेज, क्योंकि आपको पता है बाजदाब क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ज्यादा कौन सा होगा, पी नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस। ठीक, बात समझ आ रही है ना, क्या होगा, पी नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा पी एस से। इसका मीन्स क्या होगा, प्योर का बाजदाब हमेशा ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का बाजदाब कम होता है। कम होता है ना। अब कितना कम होता है उसे निकालने के लिए देखो अवनमन निकालना है। अवनमन का मीन्स हमें ये डिफाइन करना है कितना कम हो गया। तो कैसे निकालोगे, माना किसी बच्चे के मार्क पहले 80 थे, ठीक है ना, अब क्या हुए, अब उसके 50 हो गए। मैं पूछूं कितना अवनमन हो गया मार्क में, तो क्या बताओगे आप बता दोगे 30 का अवनमन हो गया। निकाला कैसे, कैसे घटा के लेस करके, तो क्या होगा 80 माइनस के 50 इज इक्वल टू 30। मैं पता है इतने इतने छोटे नंबर करके क्यों दिखाता हूं, ताकि आपके माइंड में फीड हो, वरना डायरेक्टली नहीं पता है क्या 80 में से 50 घटाओ कितने 30 बचेंगे। यहाँ पे लिख के बताता हूँ इसलिए ताकि यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे किसमें अवनमन हुआ, मार्कों में अवनमन। तो यहाँ पे निकालना हमें बाजदाब में अवनमन कितना हुआ। तो आपको पता है ज्यादा में से कम वाला घटा दो, तो ज्यादा क्या है पी नॉट है, कम वाला क्या है पी एस है। तो कितना अवनमन आएगा, सिंपल पी एस। कोई दिक्कत, सिंपल है। ये हो गया हमारा बाजदाब का अवनमन। क्या है, बाजदाब का अवनमन, अब नमन। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अवनमन हो गया। अब अगर हम इसी को पी नॉट से डिवाइड कर दे, ठीक है ना, ऊपर लगा दो नीचे कोई दिक्कत नहीं, पी नॉट से क्या कर दे डिवाइड कर दे, तो ये हम बोलेंगे बाजदाब का। बाजदाब तो रहना ही है, बाजदाब का। पहले था अवनमन, अब बोलेंगे आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन। बात समझ में आ रही है। आपेक्षिक का मतलब ही होता है भिन्नात्मक रूप। डिवाइड करके जो निकालते हैं उसे आपेक्षिक का मतलब होता है डिवाइड करके निकालना किसी की वैल्यू को। तो ये हो गया आपेक्षिक अवनमन। यहां तक तो पॉइंट क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहां पे अब हमें देखना है क्या इसका फॉर्मूला, आपेक्षिक अवनमन। एक फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया है, एक फॉर्मूला दिया है, सीधी सी बात है। अब देखो क्या था, राउल्ट ने बोला था, किसने बोला था, राउल्ट ने, राउल्ट, समझते रहो ना आप अच्छे से। राउल्ट ने क्या बोला था, राउल्ट ने बोला था कि ये जो आपेक्षिक अवनमन होता है ना बाजदाब का, वो क्या होता है, विलय के मोल अंश के इक्वल होता है। विलय का मोल, आपको पता है बाजदाब का आपेक्षिक अवनमन तो ये आया पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट। उसने बोला ये जो है वो किसके मोल अंश के इक्वल है, विलय के, किसके, विलय के। तो शॉर्ट में ऐसे लिख दो आप, विलय, ठीक है। बात समझ आ गई, ये आपको पता है किसका है, मोल अंश है विलय का। अब इसको आप कन्वर्ट करके पूरा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, देखो ऐसे, अरे लिख सकते हो ना। विलय का मोल अंश क्या होता है, एन, एन प्लस के एन। कोई डाउट, कोई दिक्कत, ये तो बोला था राहुल ने। अब यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करते हैं, तो अगर मान लिया कि यहाँ पे विलय के जो मोलों की संख्या बहुत ज्यादा कम आती है, क्या आती है, अगर ज्यादा कम आती है, मोस्टली ज्यादा ही कम आती है, सीधी बात है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में लेता है, विलायक बहुत ज्यादा मात्रा में लेता है, विलय बहुत कम मात्रा में लेता है, और विलय का जो मोलों की संख्या है वो पॉइंटों में जाती है, 0.0 कुछ, तो हम क्या कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, अगर विलय की क्या होगी, विलय के मोलों की संख्या बहुत कम है, किससे, विलायक के मोलों की संख्या से, तो क्या कर दोगे आप, यहां से लेफ्ट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल एन अपॉन एन। इससे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्व करोगे कैसे आपको पता है, इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, कन्वर्ट तो कर सकते हो ना, क्योंकि आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। आपको पता है ये क्या पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम, और कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट। ध्यान रखना कि फॉर्मूला कन्वर्टेशन जिसने सीख लिया दिक्कत नहीं आएगी उसे,
प्रॉब्लम कोई नहीं ना, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ सकता है आप एक में इस टाइप से कोई पूछ सकता है, अणुसंख्यक के गुणधर्म पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, अणुसंख्यक के गुणधर्म पता होने चाहिए, कौन से होते हैं 4, ठीक है, वो क्वेश्चन ने दे सकता है कौन सा है कौन सा नहीं है। मान लीजिए उसने चारों डिफरेंट दे दिए, एक दे दिया, उसमें क्या उसने बोल दिया घनत्व, उसने बोला मोलरता, उसने बोला मोललता, उसने बोला बाजदाब का अवनमन, बताओ कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म है, बाजदाब का अवनमन। ठीक है, तो वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया हमारा सेकंड। अब आता है देखो कौन सा, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो बहुत ज्यादा पूछता है वो, इसको बहुत ज्यादा मैंने देखा, इतना क्वेश्चन पूछा गया है वो उस टाइप का क्वेश्चन। यहां तक देखो क्या है, ये हो गया ना। अब सीखना है हमें क्वथनांक का उन्नयन, बस 2 टॉपिक है इसके अंदर, क्वथनांक का उन्नयन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जितने भी मोस्टली टॉपिक है वो मैंने बता दिया आपको, वहां से आपको तैयार कर लेना है बस। अब थ्योरिकल टॉपिक बचे हुए 2-3 इसके, वो मुझे बताने हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। फॉर्मूला बेस यही है, क्वथनांक का उन्नयन आपको पता है, यहाँ पे ज्यादा कोई डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका, आएगा तो आप कर देंगे। डेल्टा टी बी का मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, और क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका के वी इंटू एम, बस इस फॉर्मूले को कर लेना, आपको कर लेना है। बाकी 12th बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर पूछेगा तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से पूछेगा तो कौन से बेस पूछेगा, 12th बेस, 12th में आता है, ये भी कर दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया ना कन्वर्टेशन, आपको पता है ये क्या, मोललता, ये क्या है मोललता, ये क्या है क्वथनांक का उन्नयन। आपको पता है इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या है, एक तो हमारा प्योर कंडीशन में है इसका, ठीक है, उन्नयन का भी पहले तो ये समझो, क्वथनांक का उन्नयन हुआ, उन्नयन का मीन्स क्या होगा, बढ़ गया, बढ़ गया ना। माना कि किसी का क्वथनांक क्या था, जैसे जल का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड है, उसमें कुछ घोल दिया आपने, फिर हो गया उसका 101, तो क्या होगा बताओ, क्या हो गया यहाँ पे, क्वथनांक बढ़ गया ना, इसी को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। अब कितना उन्नयन हुआ कैसे निकालोगे आप, घटा के निकालोगे ना, तो इसने यहाँ पे लेस करके निकाला। अरे ऐसे तो निकालूंगा, मैं बोलूं कितना उन्नयन हो गया, तो आप क्या करोगे, ज्यादा वाले में से ज्यादा में से कम घटा दोगे, तो क्या बोल दोगे 1 हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना आपको। इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स ये होगा कि जब आपने क्या है, कोई प्योर कंडीशन में है आपके पास, कोई भी क्या, कोई भी क्या विलायक, तो उसका क्वथनांक होगा, सीधी सी बात है। तो हम क्या ले लेंगे, टी नॉट से ले लो उसको, प्योर कंडीशन में। हमने देखा, हमने इसमें कुछ घोल दिया, क्या बना दिया इसका, बिलियन बना दिया, ठीक है ना। जब बिलियन आपने बना दिया इसका, तो हमने देखा तो इसका जो क्वथनांक था हमने टीएस मान लिया। अब मैंने पूछा कितना उन्नयन हो गया, तो आपने क्या किया, आपको पता है यहाँ पे कौन बड़ा होगा, ये पता होना चाहिए, क्योंकि हिमांक में ये उल्टा हो जाता है, हिमांक में उल्टा हो जाता है ना। कभी सोचो कि हाँ इसे घटाना है, इसे घटाना है, जो बड़ा होगा उसे लेना पहले। तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जो ज्यादा ग्रेटर देन है वो कौन सा है, टीएस, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, देखो उन्नयन का मीन्स बढ़ेगा, पहले कम होगा बाद को ज्यादा होगा, पहले ये था बाद को ये था, ये होगा। अब क्या कर दोगे आप, घटा, कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे डेल्टा टी वी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी एस माइनस के टी नॉट। आपको पता है इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना बता रही हूँ आपको, आपको पता है मोलरता का कौन सा फॉर्मूला होता है, मोलरता का एम डब्ल्यू के जी, रख के यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो ना। यहाँ पे यहाँ ये है, ये रख दो, रख दे, टी एस टी बी टी नॉट, ठीक है ना, टी एस टी नॉट हो गया। और यहाँ पे आपको पता है के वी एंड डब्ल्यू, और क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे एम और डब्ल्यू, ठीक है। अब आपको पता है डब्ल्यू ये हो गया ना, अगर केजी में नहीं है तो आपको पता है केजी में नहीं है तो 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपकी बुक में जो दे रखा है वो मल्टीप्लाई 1000 वाला ही दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो आगे देखेंगे हम, अब देखो यहां तो हो गया ना, अब आगे कौन सा देखेंगे हम देखेंगे हिमांक का अवनमन। देखो हिमांक का अवनमन भी बिल्कुल सेम ही है। अवनमन का मीन्स क्या हो गया, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, अवनमन, अवनमन का मीन्स क्या होता है, घटना। तो यहाँ पे क्या होगा, हिमांक घट गया होगा, बिल्कुल सेम कंडीशन होगी, पहले हिमांक होगा उसका
फिर क्या किया होगा आपने, कुछ उसमें मिक्स किया होगा, फिर हिमांक क्या हुआ होगा, यहाँ पे बढ़ा था देखो क्वथनांक, यहाँ पे हिमांक घटा होगा। सिंपल बिल्कुल कंडीशन। यहाँ पे हमारा क्या था, जैसे मान लो H2 है, यहाँ पे इसका हिमांक आपको पता है 0 होता है। फिर क्या किया आपने, कुछ इसमें डाल दिया। क्या डाल दिया इसने, ये ना T नॉट, अरे दोनों टेम्परेचर है ये, कभी सोचे इसे भी इससे दिखा रहे हैं, सबको इससे दिखाएंगे, टेम्परेचर कोई भी इसी से दिखाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हमने इसमें कुछ डाला तो इसका क्या हो गया, ये हो गया, घट गया। क्या हो गया, घट गया। यहाँ पे देखो T नॉट से बड़ा था TS, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, घटता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़ता है तो बड़ा होता है, यहाँ पे घटता है तो कम नहीं हो जाएगा TS। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे T नॉट बड़ा होगा। क्या होगा यहाँ पे, T नॉट ग्रेटर देन TS। अब यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, एक याद है दूसरा हो जाएगा, टी एफ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और के एफ इज इक्वल टू एम। कोई दिक्कत, बस याद रखना है। यहाँ पे कौन सा बड़ा था, कौन बड़ा था यहाँ पे, एस ना, तो एस पहले लिया था, यहाँ पे कौन सा बड़ा है, टी नॉट। तो यहाँ पे इसको ऐसे लेना आपको, टी नॉट माइनस के टी एस इज इक्वल टू के एफ एंड एम। अब आप इसकी जगह तो रख ही सकते हैं, रख ही सकते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे रखा था सेम, देखो ये सेम। तो ये सब टॉपिक अपने हो गए। ये कौन से टॉपिक थे अपने, सब न्यूमेरिकल टाइप के टॉपिक थे। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते, फॉर्मूला तो ये वैल्यू होनी चाहिए, राइट। अब मैं बता दूं कुछ टॉपिक ऐसे जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो थियोरिकल टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे आप करने वाले हम कौन सा, थ्योरिकल टॉपिक, जो थ्योरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या देखो, पहले मैं यहां से बता दूं कौन सा क्वेश्चन वो पूछता है। यहां पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा उसने, बहुत मोस्टली पूछता है वो यहां से। कौन सा क्वेश्चन उसने दिया है कि कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म बोल देगा। जैसे पूछा उसने H2SO4 दिया है एक, ठीक है, दूसरा उसने क्या दिया है, ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज। तीसरा उसने दिया है क्या, तीसरा मान लो उसने दिया हुआ है आपको NaCl, ठीक है ना। चौथा दिया है उसने यूरिया, यूरिया ऐसा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान रखना, कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म लिखा है उसने, क्या किया है, कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म लिखा है, चाहे तो उसने ये लिखा है कि किसके लिए क्वथनांक का उन्नयन ज्यादा होगा, या उसने ये लिखा है कि किसके लिए हिमांक का अवनमन ज्यादा होगा, या ये लिखा है पराशर दाब ज्यादा होगा, या ये लिखा है कि बाज दाब का अवनमन ज्यादा होगा, कुछ भी बोला है उसने। अरे एक बात बताओ, अगर किसी का बाज दाब घट रहा है तो ये और घटा देंगे, क्वथनांक बढ़ रहा है तो ये और बढ़ा देंगे, बाज दाब घट रहा है ये और घटा देंगे, पराशर दाब क्या होगा ये। तो समझ में आ रही है ना, कुछ भी है आपको दिख रहा है कि अगर इन चारों अणुसंख्यक गुणधर्म में से कोई सा भी गुण दे रखा है और उसने पूछा है कौन है मैक्सिमम करेगा, क्या कि कौन ज्यादा घटाएगा या कौन ज्यादा बढ़ाएगा। जैसे क्वथनांक क्या होता है, हमेशा बढ़ता है ना, तो उसमें यह देगा कि कौन क्वथनांक को ज्यादा बढ़ाएगा। हिमांक क्या होता है, घटता है, तो उसमें यह देगा क्वेश्चन में कौन सा हिमांक को ज्यादा घटाएगा। बाज दाब का क्या होता है, अवनमन, तो ये देगा कौन सा बाज दाब का अवनमन ज्यादा करेगा। कुल मिला के यहाँ पे आपको आंसर वही टिक करना है, कौन सा, जिसमें टूटने के बाद आयनों की संख्या ज्यादा होती है। इसे तोड़ोगे, तुम्हें पता है 2HSO4 ओवरऑल कितने आ गए, आई का मान 3। यहाँ पे ग्लूकोज टूटता नहीं, आई का मान 1। यहाँ पे Na और Cl, एक Na और एक Cl, आई का मान 2 हो गए ना, तो आई का मान कितना 2। यूरिया के लिए जिसका आई का मान ज्यादा, आंसर वही। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा उससे, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अगर कोई जिसके लिए आई का मान 1 नहीं है तो उसके कोई भी फॉर्मूला है, चाहे क्वथनांक है, पराशर दाब है, क्या हिमांक का अवनमन है, उसमें क्या यूज करोगे आप, आई का यूज। बात समझ आ रही है ना, आई का यूज क्या मीन्स, 1 वाले के लिए क्या यूज किया था आपने, PMRT, ये यूज किया था ना। ये किसके लिए, जिसका आई का मान 1 होगा, लेकिन जिसके लिए 1 नहीं है उसके लिए क्या यूज करोगे, IMRT। बात समझ आ रही है। जैसे आपने क्या यूज किया था, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या यूज किया था, KFM। लेकिन ये 1 वाले के लिए जिसका आई का मान 1 आता है, लेकिन जिसका 1 नहीं आता उसके लिए क्या यूज करोगे, आई। इसी तरह से सब में, जैसे यहाँ पे टीवी लगा दो आप,
तो भी इसमें क्या होगा, के बी, सॉरी के बी एम। बात समझ आ रही है ना, के बी एम। तो इसका मीन्स यहाँ पे आपको आई का यूज भी करना पड़ेगा। सब हो गए ना, यहाँ पे हो गए, ये हो गए। अब यहाँ पे देखो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे राउल्ट के नियम पे बड़े क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि कौन सा आदर्श विलयन है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, धनात्मक विलयन के एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ऋणात्मक, क्योंकि आपको पता है एक होते हैं आदर्श विलयन। यहाँ पे समझो थ्योरिकल से जो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पता है बिलियन है, हमारे पास बिलियन है ना। एक होते हैं आदर्श, आदर्श होते हैं ना, एक होते हैं अनादर्श, अनादर्श, ठीक है। सॉरी यहां पे अनादर्श हो जाएगा, अन आदर्श। अब क्या होगा, एक होंगे आदर्श और एक होते हैं हम, रुकिए एक मिनट, अन आदर्श। अब देखो क्या होता है, एक तो होते हैं आदर्श विलयन, आदर्श विलयन होते हैं, और एक क्या होते हैं हमारे अनादर्श विलयन। आपको पता है जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आदर्श, और जो नहीं करते अनादर्श। ये दो तरह के होते हैं, एक दिखाते हैं धनात्मक विचलन, क्या दिखाते हैं, धनात्मक विचलन, विचलन, और किससे धनात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से। एक दिखाते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, और एक दिखाते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। कौन सा विचलन, ऋणात्मक विचलन। बात समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे एक बार रिपीट कर लो इसको। बिलियन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं आदर्श बिलियन, एक होते हैं अनादर्श बिलियन। आदर्श बिलियन उन्हें कहते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श बिलियन उनको कहते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। अब यहाँ पे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, तो ये दो तरह के होते हैं अनादर्श विलयन। एक होते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाते हैं, और एक राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। इस पॉइंट को समझ लो, धनात्मक विचलन का मीन्स क्या होगा, जैसे मान लो कि राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनका टेम्परेचर, मान लिया हमने दो विलयनों को मिक्स किया, किसे किया, दो विलयन को मिक्स किया, एबी को। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर आना चाहिए था टेम्परेचर बोलो सॉरी, दाब आना चाहिए था 10 atm, और आया कितना, 11 atm। क्या आया, तो देखो ज्यादा हो गया ना, तो क्या हो गया, धनात्मक का मीन्स क्या होता है, ज्यादा। तो इसका मीन्स ऐसे विलयन जिनका प्रेशर जो आएगा, कुल प्रेशर विलयन का, वो राउल्ट के नियम से ज्यादा आएगा, तो क्या बोलेंगे, धनात्मक। और दूसरा क्या है, ऋणात्मक। ऋणात्मक में आप समझ गए होंगे, अब तो इसका कम आएगा, सी बात है, तो ये होते ऋणात्मक। ध्यान रखना यहाँ पे इनके एग्जाम्पल आपको कर लेने हैं, क्योंकि वो कभी भी इनके एग्जाम्पल पूछ लेता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके एग्जाम्पल। क्या है इंपोर्टेंट इनके एग्जाम्पल, ऐसे नहीं थ्योरी पूछेगा वो आपसे कि राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन की थ्योरी क्या होता है, ये होता है, ये होता है। बस सिंपल सी बात है, इतना पता होना चाहिए, आदर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन वो होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। धनात्मक विलयन, धनात्मक जो होते हैं विचलन दिखाते हैं, उनका प्रेशर क्या होता है, ओवरऑल बढ़ जाता है। ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं और उनका प्रेशर ओवरऑल घट जाता है, राउल्ट के नियम से। क्लियर है ना, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है ये। अब एक आते हैं, एक यहाँ पे दे रखा है कि क्वथनांक क्या होता है। यहाँ पे देखो क्वथनांक के अकॉर्डिंग एक चीज और देखने वाले हैं हम, थ्योरिकल समझ में आ रहे हैं, थ्योरिकल यहां से पूछेगा वो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सबके एग्जांपल। ध्यान रखना, आदर्श विलयन का बिहेवियर देखो, इनका पहचानने का तरीका बताता हूं मैं। आदर्श विलयन उनके बीच बनता है जिनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ध्रुवता क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बात समझ आ रही है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे CH3 CH2 ठीक है, Br। दूसरा है देखो CH3 CH2 Cl। क्या ये आदर्श विलयन बनाएंगे, हाँ स्ट्रक्चर देखो लगभग सेम ही है ना, थोड़ा डिफरेंट, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या है देखो, यहाँ पे क्या है, ध्रुवता भी लगभग सेम है, या तो सेम हो या लगभग सेम हो, ऐसा नहीं है। देखो अब ये तो है हमारे पास बेंजीन, क्या है हमारे पास, बेंजीन, और एक है हमारे पास क्या, एथिल क्लोराइड। क्या ये आदर्श विलयन बनाएंगे, नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना बस।
आदर्श विलयन कौन बनाएंगे? वो देखने वाले में लमसम से होने चाहिए, और उन पे ग्रुप ग्रुप जो होने चाहिए लगभग सेम होने चाहिए, ठीक है, वो आदर्श विलयन बनाते हैं। सिंपल सी बात है, याद करोगे वहां पे एग्जाम्पल याद करने में मिस्टेक नहीं होगी, दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना सेम सेम स्ट्रक्चर वाले क्या होंगे, कैसा, आदर्श विलयन बनाएंगे। एकदम डिफरेंटेड होंगे तो आदर्श विलयन, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन तो मिलेंगे, अगर मान लिया भूल गए किसी के एग्जाम्पल तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, देख के हमने देखा हाँ ये तो आदर्श विलयन है नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर लगभग सेम होना चाहिए और ध्रुवता लगभग सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो धनात्मक विचलन कौन से दिखाएंगे, जो बिल्कुल ज्यादा डिफरेंट हो। धनात्मक विचलन कौन दिखाएंगे, जो ज्यादा डिफरेंट हो, और ऋणात्मक कौन दिखाएंगे, ऋणात्मक विचलन वो दिखाएंगे जिनके बीच रिएक्शन हो जाए। ध्यान रखना, अरे रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन ऋणात्मक का मीन समझो, इनका प्रेशर क्यों घटा होगा, अगर अणु ज्यादा पास पास, तुम्हें पता है प्रेशर कब बढ़ता है, जैसे विलयन बनाया हमने, उसके अणु दूर दूर भाग रहे हैं तभी तो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, सोचो बढ़ेगा। अगर अणु पास पास आ जाए तो प्रेशर घटेगा। प्रेशर का मतलब नहीं समझ, गैस भरी है तो गैस क्या होगी, गैस जितनी भागेगी, एक दूसरे से दूर भागेंगे अणु, इतना तो प्रेशर डालेंगे दीवार पे, सरफेस पे डालेंगे ना। जब रिएक्शन होगी तो आपको पता, रिएक्शन होती है तो एक दूसरे के पास आते हैं अणु, ना कि दूर भागते हैं, तो प्रेशर घट जाएगा। अगर रिएक्शन जिनके बीच होती है, इस एंगल से याद करोगे याद हो जाएंगे, मेरा कहने का पर्पस ये है, जिनके बीच अगर रिएक्शन हो गई तो वो कैसा बनाएंगे, ऋणात्मक। जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म लेता हूं मैं तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा ना। आपको पता नहीं क्लोरोफॉर्म की कंडीशन में हम कराते हैं कुछ रिएक्शन, उससे याद है, ध्यान रखना रिएक्शन की कंडीशन में अगर कराओगे आप तो क्या होगा वहां पे, जैसे मान लो हम कराते हैं बहुत सारी, हाँ एक चीज और करना, रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख लेना उसको, क्योंकि रिएक्शन आपने पढ़ी है, रिएक्शन पढ़ी है, हालांकि मैं कराऊंगा, रिएक्शन पढ़ी है ना आपने, तो आप देख लेना जिसमें रिएक्शन हो रही है और एग्जाम्पल मिल जाए आपको तो समझ जाना इनमें रिएक्शन हो रही है, ऋणात्मक विचलन दिखाएंगे। पॉइंट क्लियर है ना। अगर सेम सेम देखने में तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए ज्यादा अच्छे से समझा रही हूं, अगर दोनों स्ट्रक्चर सेम है तो एकदम से डिफरेंट है तो धनात्मक, और अगर रिएक्शन हो रही है तो ऋणात्मक, ऐसे करके याद करना है, एग्जाम्पल सबके याद करना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ध्यान रखना यहां पे डेल्टा वी डेल्टा एस भी याद कर लेना। डेल्टा वी का मीन्स होता है, देखो मतलब दोनों को घोलने पर आयतन बढ़ेगा या घटेगा या वही रहेगा। अब आपको पता है अगर इसका प्रेशर सेम रहेगा तो आयतन भी क्या रहेगा, सेम, इसका मतलब ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, 0। आपको पता है डेल्टा वी की वैल्यू कुछ कब आएगी, जब अंतर होगा। अरे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही तो हो गया V2 माइनस V1। अब बताओ मुझे, 0 नहीं आएगा क्योंकि पहले भी आयतन वही था बाद में भी वही है, ठीक है ना। ये अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे धनात्मक दूर भाग रहे हैं, अब दूर भाग रहे हैं तो पहले से आयतन बड़ा होगा घटा होगा, बड़ा नहीं होगा, सीधी सी बात है, तो इसके लिए डेल्टा भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। इसमें तो देखो ऋणात्मक के पास आए हैं, जब पास आए हैं तो आयतन क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, तो यहाँ पे डेल्टा भी कितना आएगा, कितना आएगा, लेस देन, अरे कम हुआ है आयतन तो सीधी बात है, आयतन कम हुआ है तो आप निकालेंगे तो माइनस में नहीं जाएगा आयतन, अरे माइनस में जाएगा ना कम हुआ है तो, ठीक है ना। एक होती है एंट्रोपी एस, वो हमेशा बढ़ती है हलचल, एंट्रोपी को जनरल भाषा में देखो हलचल। अब एक बात बताओ, 100 जने खड़े हैं फिर 500 लाके खड़े कर दिए, तो चाहे कितनी भी कम हलचल करें 100 से तो ज्यादा ही कर देंगे, तो इनके लिए ध्यान रखना डेल्टा एस सबके लिए ज्यादा आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा नीट में, इनके लिए सबके लिए क्या आएगी, डेल्टा एस ग्रेटर देन जी। ये एक ऐसी चीज है जो सबके लिए ज्यादा आती है, बात तो समझ में आ गई। 100 इंसान खड़े हुए हैं वो ज्यादा हलचल कर रहे हैं, लेकिन 200 खड़े हैं और अगर थोड़ी थोड़ी भी हलचल करेंगे तो 100 से तो ज्यादा ही कर देंगे हलचल वो, तो ये हमेशा इनके लिए तीनों के लिए क्या आती है। ये भी एक पॉइंट अच्छा है, इसे भी याद कर लेना क्योंकि ये भी पूछ लेता है, डेल्टा एस डेल्टा वी की वैल्यू याद कर लेना, ये हो गया, ठीक है। अब एक टॉपिक और बचा हुआ है फिर हम चैप्टर को क्लोज कर देंगे, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे जो करने आपको करने, एक आता है हमारा निम्न स्थिर क्वथनांकी, स्थिर क्वथनांकी का मीन्स होता है क्वथनांक स्थिर रहेगा, और एक होता है निम्न क्वथनांकी और एक होता है उच्च क्वथनांकी। अब आप जब ऐसे इस तरह से मिक्स करेंगे, किसी को मिक्स करेंगे ना, मिक्स करेंगे
तो आपको याद है ना, जिसका प्रेशर मिक्स करने से बढ़ेगा, देखो पहले तो समझो, स्थिर क्वथनांकी का मतलब घोलने पर क्वथनांक स्थिर रहेगा। स्थिर क्वथनांकी है ना बढ़ेगा ना घटेगा। उच्च क्वथनांकी का मतलब क्वथनांक बढ़ जाएगा। निम्न क्वथनांकी का मतलब, निम्न का मतलब कम, हट जाएगा। अब यहां पे बताओ मुझको इसका, अब एक चीज सोचो, प्रेशर अगर घटा, प्रेशर अगर घटा तो क्वथनांक बढ़ेगा घटेगा, बताओ मुझे। प्रेशर अगर घटा, ध्यान रखना ये पॉइंट याद रखना ना भाई, याद रहेगा। प्रेशर अगर किसी का डिक्रीज किया, आपने क्या किया, प्रेशर डिक्रीज किया तो उसका क्वथनांक इंक्रीज होता है। बस ये पॉइंट याद रख लेना, हो जाएगा। क्या होगा, किसी का प्रेशर अगर डिक्रीज किया तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, कम हो जाएगा। इंक्रीज, डिक्रीज का मीन्स तो जानते हो, प्रेशर कम हो गया, इंक्रीज का मीन्स तो क्वथनांक बढ़ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, देखो आदर्श विलयन के लिए क्या होगा, आदर्श विलयन का ना प्रेशर घटा है ना बढ़ा है, तो इसके लिए क्या होगा, ये स्थिर क्वथनांकी बोलोगे आप। अब यहां पे देखो धनात्मक विचलन है, धनात्मक विचलन में क्या हुआ है, देखो प्रेशर, देखो प्रेशर से समझा दो, इसका प्रेशर क्या होगा, ना घटा है ना बढ़ा है, तो ये कौन से हो गए, स्थिर क्वथनांकी। यहां पे देखो धनात्मक भागे हैं तो प्रेशर क्या हुआ है, बढ़ा है ना, प्रेशर बढ़ा है तो क्या होगा, क्वथनांक गिरा होगा। तो ये क्या हो गए, क्या हो गए, क्वथनांक गिर गया इसका, तो निम्न क्वथनांकी। यहां पे देखो ऋणात्मक में क्या होता है, ऋणात्मक में प्रेशर घटता है, डिक्रीज होता है तो क्वथनांक बढ़ता है। इसी पॉइंट से आप कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रही है इससे समझ लो, सिंपल, समझ आ गया ना। प्रेशर वाले फंडे से देखो एकदम याद हो गया। और ध्यान रखना, धनात्मक, धनात्मक में ध्यान रखना दूर भागते हैं, और जितना दूर भागेंगे प्रेशर इतना ज्यादा होगा। तो क्या हो गया, देखो चैप्टर क्या है, चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, और जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे, सी बातें सब मैंने बता दी, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की क्लास को हम यहाँ पे, यहीं पे इसको एंड करते हैं।